अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 23। रुबाब तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। वो कमरे में दाखिल होते हुए इससे कहने लगा, जो अभी भी बाहरी लिबास उतार कर एक नॉर्मल सा सूट पहनती सोने की तैयारी करने लगी थी। बाहर कहाँ जाना है, वो परेशानी से पूछने लगी कि जब से इसकी शादी हुई थी वो इसे कहीं लेकर नहीं गया था। यहाँ तक कि इसके दोस्तों ने जो दावतें वगैरह की थी वो भी इनसे ये कहकर नजरअंदाज कर दिया था कि फिलहाल वो किसी तरह की दावत में शरीक नहीं होना चाहता। तो फिर अब वो इसे कहाँ लेकर जा रहा था। यार मेरा कहीं बाहर घूमने का दिल कर रहा है, तुम क्या उकताती नहीं हो सारा दिन इस कमरे में रहकर? चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अभी तो काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल में सोना चाहिए। आपको भी आराम की जरूरत है, पूरा दिन आप काम करते हैं और फिर इतना लंबा सफर करके आए हैं। मेरे ख्याल में आपको भी आराम करना चाहिए, ये कोई सही वक्त नहीं है बाहर जाने का। वो इसको एहसास कराते हुए कहने लगी थी। इसे गोलियां छूकर गुजरी हुई थी, जिसकी तकलीफ तो इसे बेतहाशा थी। बेशक वो जाहिर ना करे। मेरा इस वक्त अगर आराम करने का मूड होता डार्लिंग, तो मैं तुम्हें क्यों कहता बाहर चलने के लिए। ऑफ कोर्स मेरा मूड कहीं बाहर जाकर घूमने फिरने का है, तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ साथ चलो। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। वो इसे मजीद बहाना बनाने का मौका दिए बगैर बोला तो रुबाब ने हाँ में सर हिलाते हुए अलमारी की तरफ कदम भराए थे। तुम थकती नहीं हो सारा दिन ये 10-10 किलो के लिबास पहनकर? मेरी अम्मी थोड़ी ओल्ड फैशन है, घर में हजार तरह की औरतें आती हैं नई नवेली बहू को देखने के लिए, इसलिए तुम्हें ये लिबास और ये जेवर पहनने के लिए कहती हैं। मेरी जान, आधी रात को मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाते हुए हरगिज अनकंफर्टेबल लिबास पहनने के लिए नहीं कहूंगा। तुम रिलैक्स हो जाओ, जो पहनना है वही सही है। वो इसकी परेशानी समझते हुए बोला तो रुबाब ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए चादर निकाली थी। फिर सिंपल से जूते पैरों में डालते इसके पीछे आने लगी। बेला को भी साथ ले चलते हैं ना, अच्छा नहीं लगता इस तरह रात को बाहर जाना। वो कमरे से बाहर निकलते हुए बड़े कमरे की तरफ जाने लगी थी जब इसने इसका बाजू पकड़ दिया। मेरी जान, बेला कल नाइट ड्यूटी पे थी, फिर सारा दिन भी वो काम करती रही, थक चुकी है। वो हरगिज़ हमारे साथ नहीं जाएगी और अम्मी घर पर अकेली हैं। यकीन करो ये डेट सिर्फ हम दोनों की है और हम दोनों काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे। मेरी माँ और बहन हरगिज़ हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगी। वो नरमी से बोला तो वो खामोशी से इसके पीछे आने लगी, लेकिन जाते जाते भी अम्मी को खुदाफिज कहना और उनको ये बताना कि मैं रेयान के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ नहीं भूली थी। जबकि इसके चेहरे की खुशी देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए उसे दुआएं दी थी। शुक्र है अल्लाह पाक का, शादी के इतने दिनों के बाद मेरी भाभी के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट तो खिली। बेला जो अभी अभी नहाकर फ्रेश हुई थी अम्मी के पास बैठते हुए बोली तो वो भी मुस्कुरा दी थी। हाँ शुक्र है अल्लाह पाक का, इस लड़के को थोड़ी अकल तो आई। जब से बेचारी इस घर में आई है घर की ही होकर रह गई है। इतनी प्यारी बच्ची है, अपने दिल की हर बात दिल में दबा लेती है। लेकिन अब और नहीं, मैं खुद रेयान को इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊंगी। अब जरा सी गैर जिम्मेदारी दिखाई मेरी बहू के मामले में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी ने सख्ती से कहा तो बेला खुलखिलाकर हंसती थी। अल्लाह आप जैसी सास सबको दे। अम्मी आप इस वर्ल्ड की बेस्ट सास है, इस दुनिया की हर लड़की को आप जैसी सास चाहिए। वो इन्हें देखते हुए बोली तो अभी ने मसनूई कालर झाड़े थे, जबकि बेला खिलखिलाकर हंसी थी। कहाँ गई थी आप? मैं 3 दफा आपको दरवाजे तक कहाँ गई थी आप? मैं 3 दफा आपको दरवाजे तक देखकर आई हूँ। वह जैसे ही अंदर दाखिल हुई नर्स ने इसे देखते हुए कहा। इसे यूं देखकर एक लम्हे के लिए तो इसके होश ही उड़ गए थे। वो जाग चुकी थी, ये सोचकर इसकी सांसें तेज होने लगी थी। मैं कहीं नहीं गई थी, बस यहीं पर थी। वो कहकर आगे बेड पर बैठते हुए अपना दुपट्टा उतार कर लेटने लगी। इरादा इसकी बातों को नजरअंदाज करके सोने का था। अच्छे से जानती हूँ मैं कहाँ थी आप। मैंने आपको नीचे डाकू सरदार के कमरे से निकलते देखा है। आपको इनके पास जाने से मना किया गया है। आपको ये बात समझ नहीं आती? क्यों गई थी आप इनके कमरे में? वहां नीचे किसकी इजाजत से गई थी आप? अगर यहाँ पर डाकू बाला को पता चल गया तो आप वहां पर गई थी तो आपसे पहले हमें गोली मार दी जाएगी। क्यों आप हमारी जिंदगी की दुश्मन बनी हुई हैं? वो गुस्से से बोल रही थी। मैं किसी की जिंदगी की दुश्मन नहीं बनी और वो मेरा शोहर है। मैं इसके पास जाऊंगी, दुनिया की कोई ताकत मुझे इसके पास जाने से रोक नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए तो कहा ही नहीं है। अगर अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो जाकर नीचे डाकू बाला को बोलो जो इस वक्त कबीले का सरदार है। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से से कहती कमर खुद पर डाल चुकी थी। वो इसे तो बहुत कुछ बोल गई थी, लेकिन जानती थी कि सुबह अंजाम क्या होगा। अगर इसने सुबह बाला को बता दिया कि वो सरदार से मिलने जाती है तो वो इसका मिलना बंद कर देगा। वो इसे इस कमरे में कैद कर देगा। ये सोचते हुए भी इसकी जान जा रही थी। आप इन सवालों का जवाब कल सुबह बाला डाकू के सामने दीजिएगा, क्योंकि अब आप हमारी सोच और समझ से बहुत दूर जा चुकी हैं। बेहतर होगा कि आप अपने हर अमल का जवाब अब इन्हें ही दीजिएगा। वो कहते हुए लेट गई थी, जबकि इसकी धमकी ने सचमुच में दुआम के होश उड़ा दिए थे। अरे यार कुछ बताओ तो, कुछ तो पसंद होगा तुम्हें। आइसक्रीम, गोलगप्पे, ये सब चीजें तो लड़कियों की जान होती हैं और तुम्हें कोई चीज पसंद ही नहीं है। क्या पसंद है तुम्हें, बताओ तो सही। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। रुबाब यार तुम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क बनती जा रही हो। इतने दिन गुजरने के बाद मुझे अपनी बीवी की पसंद या नापसंद का इल्म ही नहीं। मेरी कोई हाथ पसंद नहीं है रेयान, और वैसे भी मैं डिनर कर चुकी हूँ। डिनर के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। वो इसे देखती हुई बोल रही थी, जबकि इसके अंदाज में अब भी रेयान को नाराजगी महसूस हो रही थी। तुम अब भी नाराज हो मुझसे रुबाब। जो कुछ हो चुका वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन यकीन करो इस रिश्ते को मैं पूरे दिल से जोड़ा है। इस रिश्ते को जोड़ने के पीछे सिर्फ एक वजह थी और वो वजह मोहब्बत है, जो निकाह के बाद मुझे तुमसे हुई है। हाँ ये हकीकत है कि मैंने तुमसे कभी
हाँ, ये हकीकत है, मैं तुमसे कभी छुपाऊंगा नहीं कि तुमसे निकाह मैंने इस वक्त सिर्फ अपने एक मकसद के लिए किया था। मैं जानता हूँ ये बात तुम्हें तकलीफ देगी, लेकिन मैं इस बात से मुंह नहीं फेर सकता। इस वक्त मेरे सर पर जुनून सवार हो चुका था। मुझे किसी भी तरह सरदार को गिरफ्तार करना था। मैं जब से इस गांव में आया था, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद बन गया था, डकैत कबीले को इनके अंजाम तक पहुंचाना। 3 साल से मसल 3 साल से मुसलसल नाकामी के बाद मेरे अंदर ये जुनून सर उठाने लगा था कि किसी भी तरीके से डाकू सरदार को गिरफ्तार करके इसे जेल की 4 दीवारियों के पीछे भेजना होगा। मुझे सब कुछ चाहिए था। इस मकसद में अपनी वर्दी, बस सितारे भी और इनाम के वो 50 लाख की रकम भी। अपने कैरियर के इतने सालों में मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली और मैं रिश्वत से सच में कोसों दूर हूँ। मुझे इस लफ्ज़ से भी नफरत है। मैंने हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है, लेकिन इनाम की ख्वाहिश रखना गलत नहीं होता। ये हक है वर्दी वालों को, और इसी हक को हासिल करने के लिए मैंने जान तोड़ कोशिश की थी। पिछले 3 सालों से मैंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जब डाकू सरदार पकड़ा जा सकता था, लेकिन मैंने हमेशा नाकाम रहा। और ये नाकामी आहिस्ता आहिस्ता मेरा जुनून बनती चली गई। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे किसी भी तरह बस सरदार को पकड़ना था और इस कबीले को खत्म करना था। बस यही मेरी जिंदगी का मकसद था, और इस मकसद में मैंने तुम्हें भी इस्तेमाल कर लिया। जब मुझे पता चला कि डाकू सरदार तुम्हारी बहन में दिलचस्पी रखता है, मुझे लगा जैसे किस्मत ने खुद ही मेरे लिए रास्ते खोल दिए हैं। जब मैं पहली दफा तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी दिलचस्पी मैं खुद में महसूस कर चुका था। जिस तरह तुम मुझे देख रही थी, जिस तरह तुम मेरी वर्दी में दिलचस्पी दिखा रही थी, वो सब कुछ मुझसे छुपा हुआ हरगिज नहीं था। तुम्हारी नजरों के हिसार में खुद को महसूस करते हुए मुझे लगा जैसे मुझे मौका मिल गया है। इस तरह कबीले में जाना हम वर्दी वालों के लिए आसान नहीं होता। कबीले की तरफ कदम बढ़ाते ही हम पर गोलियां चलने लगती हैं। डाकू ने कई साल पहले ही ऐलान कर रखा कि अगर कबीले की तरफ कोई भी वर्दी वाला नजर आया तो इसकी लाशें जाएगी। ऐसे में तुम्हारी सूरत मुझे मौका मिल रहा था कि मैं किसी भी तरह अपने मकसद तक पहुंच जाऊं। जब सरदार ने तुम्हारी बहन को अगवा करके इससे निकाह किया तो मुझे लगा कि मैं अपने मकसद में नाकामयाब हो गया हूं। लेकिन इस दिन भी मैंने तुम्हारी निगाहें खुद पर महसूस की थी। तुम्हारी निगाहों का मकसद मैं सच में नहीं समझ सका था, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम्हारी वजह से मेरा ये रास्ता आसान हो सकता है और मेरा ये मकसद मुझे हासिल हो सकता है। बस इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ झुकाव दिखाया, लेकिन मुझे हरगिज नहीं मालूम था कि तुम मुझसे मोहब्बत कर बैठोगी या फिर मैं तुम्हारे मासूम जज्बात का कत्ल बन जाऊंगा। लेकिन यकीन करो, तुम्हारी शादी के हौफ दिखाते हुए मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा था। मेरी अपनी भी बहन है। मैं किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह का सलूक करके यकीनन कभी सुकून में नहीं रहता। इसलिए मैंने सोच लिया कि ये मकसद कामयाब हो या ना हो, लेकिन तुमसे किया हुआ नाकाम मैं जरूर निभाऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। मुसलसल नाकामी की वजह से मैं इस वक्त किसी भी चीज को कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत ने मुझे पिघला दिया। यकीन करो, ये जानकर कि तुम मेरी वजह से इतनी ज्यादा जहनी परेशानी से गुजर रही है, मुझे बहुत बुरा लगा था। और फिर मैं तुम्हारी रुखसती करने का फैसला कर लिया। मैं जानता हूँ इस चीज में भी मैंने थोड़ी सी खुदगर्जी दिखाई है, लेकिन जब से मैंने निकाह की अहमियत को समझा है, मैंने तुम्हें इन सारी चीजों से बहुत दूर कर दिया है। इस रुखसती के पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत ही। तुम ये मानो या ना मानो, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेतहाशा करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने आने वाली जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मैं बार बार सफाइयां नहीं दूंगा। जो सच है मैंने बता दिया है। अब तुम इस पर यकीन करती हो या नहीं, ये फैसला तुम करोगी। वैसे मेरे ख्याल में तुम गोलगप्पे ट्राई करने चाहिए। मैंने सुना है कि लड़कियां इसकी दीवानी होती है। मैं लेकर आता हूँ। वो गाड़ी एक तरफ रोकते हुए अपनी बातें खत्म कर चुका था और मौजू भी बदल चुका था, जबकि रुबाब जो कब से अपने हाथों की अंगुलियों पर निगाहें जमाए बैठी थी, इसकी बात बदलने पर एक नजर से देखने लगी जबकि वो गाड़ी से निकल गया था। मुझे आपसे एक बात करनी है। वो सोने के लिए जमीन पर लेट चुकी थी जब वो उसे देखते हुए बोली। अपने चेहरे से पर्दा हटाते हुए नर्स ने एक नजर दुआओं की तरफ देखा, फिर वाली अंदाज में उठकर बैठ गई। देखें, मैं फिलहाल आपको कोई बड़ी ऑफर नहीं दे सकती, लेकिन ये बात छुपाने के लिए मैं आपको कुछ ना कुछ दे सकती हूँ। जैसे कि ये कंगन, ये बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इनको बेचेंगी तो अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। आप यहाँ पे तो पैसों के लिए ही रह रही हैं ना। अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकती हैं, करना कुछ भी नहीं है। बस आपने सुबह बाला भैया को नहीं बताना कि मैं कहीं बाहर गई थी। वो काफी देर खुद को कमर में छुपाए सोचती रही थी कि उस मसले का क्या हल निकाले। वो सदा से दूर नहीं होना चाहती, और अगर बाला को पता चल जाता कि वो आधी रात को सदा से मिलने जाती है तो वो हरगिज इसे वहां ना रहने देता। इसीलिए इसने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया था कि वो इसे नर्स को लालच देगी। देखिए, ये मेरे शोहर ने मुझे तोहफे में दिए थे। ये बहुत महंगे हैं, आप के बहुत काम आ सकते हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप इन्हें बेचें तो आपको बहुत अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। वो कंगन इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जो नर्स ने काफी सोचते समझते हुए आहिस्ता से थाम लिए थे। वो अच्छे खासे भारी कंगन थे और हारे सोने के लग रहे थे। यकीनन वो कंगन बहुत महंगे थे और इसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते। जिस अंदाज में इसने कंगन थामे थे, तो को यकीन आ चुका था कि वो इसको लालच देने में कामयाब हो चुकी है। ये कंगन आज से आपके हैं। प्लीज आप बाला भैया को मत बताइएगा कि मैं नीचे अपने डाकू जी के कमरे में जाती हूँ। मुझे इनकी जरूरत है। वो मेरे शौहर है, मुझे इनका ख्याल रखना होता है। दिन में तो सारे डाकू इनके पास रहते हैं, रात में कोई भी नहीं होता, तो मुझे इनके पास होना होता है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब डाकू जी को होश आ जाएगा ना, तब मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास यही है जो मैं आपको दे सकती हूँ। प्लीज आप किसी को भी मत बताइएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो बेहद कम आवाज में बोल रही थी ताकि कमरे में मौजूद दूसरी नर्स तक इसकी आवाज न जाए, जबकि नर्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। खामोशी से उठकर कंगन बैग में डालते हुए वापस आकर अपनी जगह बैठ गई थी। इसकी ये खामोशी जहाँ दुआओं को डरा रही थी, वहीं इसके कंगन ले लेना इस बात की गवाही था कि वो इस लालच में पूरी तरह से आ चुकी है और अब ये बात किसी को भी नहीं बताएगी कि वो रात को रोज सरदार से मिलने के लिए जाती है। अब आप सो जाए, आपको आराम की जरूरत है। वो वापस आकर अपनी जगह पर लेते हुए इसे कहने लगी, तो दुआम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए
वहीं बेड पर लेटते हुए खुद पर कंबल डाला था। इस वक्त इसे बहुत डर लग रहा था। ये लड़की एतबार की काबिल भी नहीं थी, लेकिन इसने कंगन ले भी लिए थे, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो इस बात को छुपाने के लिए तैयार है। लेकिन इसका कुछ भी ना बोलना इसे परेशान भी कर रहा था। वो रात काफी देर से वापस आए थे। इसने गोलगप्पे खाए थे जो इसे काफी पसंद आए थे, लेकिन इसके सामने गोलगप्पे खाते हुए वो काफी हिचकिचा रही थी। इसने 2-3 दफा रियान को ऑफर भी की थी, लेकिन इसने साफ साफ कह दिया कि इसे खट्टी चीजें पसंद नहीं है, जिस पर बाप मजीद कुछ भी नहीं कह सकी। वापसी पर वो इससे छोटी छोटी बातें करते हुए आया था। वो नहीं जानता था कि बस बातों को मान भी रही है या नहीं, इसकी बातों पर यकीन भी कर रही है या नहीं, लेकिन वो मसलसल बोल रहा था जैसे इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ से अपनी बातों पर यकीन दिलाना ही हो। वो काफी देर से वापस आए थे। वक्त 12 बजे से काफी ऊपर जा चुका था। ऐसे दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर दाखिल हुआ तो घर में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ सहन के बाहर की एक लाइट ऑन थी, मतलब कि बेला और अम्मी दोनों ही सो चुकी थी। वो परसुकून होता अंदर दाखिल हुआ। जाली का दरवाजा बंद करता इसे कमरे में भेजकर खुद एक नजर अपनी माँ और बहन को देखने के लिए आया था। इन्हें परसुकून देखते हुए इसने गहरा सांस लिया और फिर खामोशी से वापस अपने कमरे की तरफ आ गया, जहां रुबा बेड पर तकिया सीधा करते हुए इस पर लेटने लगी थी। जबकि वो दरवाजा बंद करते हुए बेड की तरफ आता अपने जूते एक तरफ उतारकर बेड पर लेट गया था। बेड पर लेते हुए इसने एक नजर रुबाब की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह फेरे शायद सोने की तैयारी कर रही थी। वह आहिस्ता से इसके करीब होते हुए इसकी दूसरी तरफ अपना हाथ लग गया। खुद को इसके एहसास में महसूस करते हुए रुबाब ने इसे बेहद करीब महसूस किया। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, बस की बालों की चोटी को पीछे करते हुए इसके गर्दन पर अपने रब रखने लगा। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन पर हरकत कर रहे थे, जबकि रुबाब के तो होश उड़ रहे थे। इसे हरगिज अंदाजा न था कि वो कुछ ऐसा करने वाला है। इसकी धड़कनें बेतहाशा तेज होने लगी थी। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। वो हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी कि वो यूं इसके पास आ जाएगा, बल्कि पास भी नहीं, वो तो इसके बेहद पास आ गया था। इसकी गर्म सांसें कभी अपनी गर्दन पर तो कभी इसे अपने गालों पर महसूस हो रही थी। जब वो आहिस्ता से कंधे से अपनी तरफ फेरता, इसका रुख अपनी तरफ कर चुका था। अंधेरे में वो इसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन इतना जानती थी कि वो इसके बेहद करीब है। इसकी गर्म सांसें इसे अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी लबों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करती वो लरजने लगी थी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा वादे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत आम और प्रैक्टिकल सा इंसान हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश को तुम्हारे लबों से निकलने से पहले तुम्हारे कदम में लाकर रख दूंगा। मैं आम सा इंसान हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं है, हाँ, लेकिन मैं तुमसे इतना कह सकता कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। तुमने मुझसे मोहब्बत की है, मैं इस मोहब्बत को निभाऊंगा। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को गलत साबित नहीं होने का मैं तुमसे वादा करता हूँ। और बाप में तुम्हारे इस फैसले को कभी भी गलत साबित नहीं होने दूंगा जो तुमने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर किया है। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, लेकिन अफसोस में इस खूबसूरत जज्बे को ठीक से समझ ना सका। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना दूं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे गलती हो जाए तो नजरअंदाज कर देना। थोड़ा सा गुस्से का तेज हूँ, मेरा बेवजह गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे बेफजूल के नखरे उठाओगी। जहां मैं तुम्हें गलत लगूं वहां कह देना, जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है वहां खुलकर आवाज उठाना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शोर साबित हूंगा और तुम मेरे लिए बेहतरीन बीवी हो। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम हो। मुझे अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड या बहुत ज्यादा बोल्ड लड़की नहीं चाहिए थी। मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए थी जो गलत को गलत और सही को सही कहती हो, मुझे गलत मशवरा ना दे और तुम वैसी ही हो। ये मेरा मानना है। बाकी मैं कैसा हूँ ये तुम सुबह बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुबह तक तुम्हारी सोच बदल जाएगी। वो नरमी से कहते हुए इसके लबों पर अपने लब रख गया था। इसके लबों पर अपने लबों को हरकत देते हुए वो इसकी लबों की नरमी चुरा रहा था। रुबाब की गहरी सांसें इसकी सांसों में घुलती जा रही थी। इसकी लबों को आजाद करते हुए वो इसके चेहरे के हाथ में खुश को चूमता इसकी थोड़ी तक आया था। इसकी थोड़ी को नरमी से अपने लबों से महसूस करता वो इसके चेहरे को चूमते हुए आहिस्ता से इसके कंधे से शर्ट सरका गया। इसकी यह हरकत रुबाब को शर्म से दो चार कर गई थी और इसके सीने पर सच छुपाने पर मजबूर हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी का ये सफर मेरे साथ अपने दिल की तमाम तरह रजामंदी से शुरू करो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दिल से रजामंद हो। बाकी मैं तुमसे वादा करता हूँ हमारी कल बहुत खूबसूरत होगा। और सबसे खास बात, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा अपने कामों की वजह से तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। अब से मैं एक बेटा और एक भाई होने के साथ साथ एक शोहर होने का हक पूरे तरीके से अदा करूंगा। वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए इसके करीब से जरा उठकर शर्ट को एक तरफ फेंकता दोबारा से इसके करीब आ गया था। अंधेरे में बस की दूरी को महसूस तो कर सकी थी, लेकिन देख ना सकी थी। लेकिन इसकी गर्म सांसों का लम्हा एक दफा फिर से खुद को बिगड़ते महसूस करके वो खामोशी से खुद को इसके हवाले कर गई थी। तुम्हारी इसका खामोशी का क्या मतलब निकालो। कहते हैं कि जो बीवियां ऐसे मामलात में खामोश रहती है वो बाकी मामलात में शोहर को कुछ बोले नहीं देती। वो शरारत से इसके कान को लोगों को चूमते हुए बोला था, जबकि रुबाब की तरफ सभी कोई जवाब ना आया जबकि रुबाब की तरफ से अब भी कोई जवाब ना आया तो वो इसे एक झटके से इसे खुद के करीब करता इसे पूरी तरह से अपने पनाहों में कैद कर गया था। जबकि वो खामोशी से खुद को इसके हवाले करती इसके सीने में चुप गई थी। तो बिल्कुल बेफिक्र थी। इसे यकीन था कि नर्स किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यकीन के काबिल नहीं थी। इसे सुबह नाश्ता भी परसुकून होकर ही किया था, जबकि इसकी नजर मसलसल इसी नर्स पर थी। इसे अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी बात है इसके सामने वो खुद को नॉर्मल ही जाहिर कर रही थी। नर्स काफी देर इसके कमरे में रही, फिर आराम करने का कहते हुए चली गई थी, लेकिन जाते जाते भी दुआम ने इसे कह दिया था कि वो इसका राज ही रखे, जिस पर इसने हामी सर हिलाया था। जबकि वो बैग जिसमें कल रात इसने इसके कंगन डाले थे वो बैग को अपने साथ ही लेकर चली गई थी। या अल्लाह ये नस कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं वो बाला भैया को बताना दे कि मैं डाकू जी से मिलने जाती हूँ। अगर बता दिया तो मेरा डाकू जी से मिलना बंद हो जाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उठकर तेज तेज कदम में कमरे में टहलने लगी थी। इसे डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से ये भी लग रहा था कि वो इससे कंगन से इंप्रेस हो चुकी है। वो इसका राज ही रखेगी, लेकिन फिर भी वो इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कमरे में अब असराफ से टहलती, कभी बेड पर आकर बैठती, कभी फिर से चलने लगती। वो हरगिज अपने डाकू जी से मिलने की आखिरी उम्मीद खो नहीं सकती थी। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद करे, कुछ गड़बड़ ना हो। सब कुछ
सब कुछ अच्छे से हो, कुछ भी बुरा ना हो। वो दुआ मांगती अपने चेहरे पर हाथ फेरती वापस बेड पर बैठ गई। परेशानी अब तक सर पर सवार थी। वो चाहने के बावजूद भी खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वक्त तो आपको आराम करने के लिए जाना होता है ना? जाइए आप आराम कीजिए। और कल रात को आप सरदानी से लड़ रही थी। मुझे खबर मिली है आप सरदानी पर चिल्ला रही थी। मैं वजह जान सकता हूँ? वो नर्स भाई कबीले की तरफ आते हुए सीधी इसकी चारपाई के पास आई तो बारह से घुटनों पे सवाल जवाब करने लगा था। जबकि जिस अंदाज में इसने पूछा था कि वो दुआम पर क्यों चला रही थी, साफ लग रहा था ये बात इसे पसंद नहीं आई थी। जी दरअसल कल रात को कुछ कहने ही लगी थी कि बारह ने हाथ उठाकर से खामोश करवा दिया। सुनिए मोहतरमा, मैं पहले भी आपसे एक बात कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, इस कबीले का सरदार भी अपनी सरदारनी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, तो बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, वरना मुमकिन है यहाँ से जाने से पहले अपनी जुबान के जोर दिखाना भूल जाए। सरदारनी के साथ आवाज कम रखें और बदतमीजी या बेअदबी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह सरदारनी है, मालकिन है इस कबीले की। इस इस कबीले के सरदार की दिल की धड़कन है। अगर इसको जरा भी सी भी तकलीफ हो तो सरदार जब जागेगा तब जागेगा, लेकिन इसका भाई भी आपको अपने कदमों पर यहाँ से जाने नहीं देगा। वो साफ अल्फाज में धमकी दे रहा है। जबकि नर्स के हाथ में मौजूद कंगन इसने फौरन आगे किया तो बाला को कुछ कहते कहते चुप हो गया था। ये कल रात को सरदारनी ने मुझे दिया है, वो राज छुपाने के लिए, जो हर रात वो आप लोगों से छुपाती है। वो कामते हुए बोली। जबकि बाला ने अगले ही लम्हे कंगन इसके हाथ से छीन लिया था, क्योंकि वो कंगन सरदार की माँ का था। ये तो ताई माँ का कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आया? वो गुस्से से घुटते हुए बोला। मैं इस कंगन का डिजाइन और वजन देखकर समझ गई थी कि कोई मामूली कंगन नहीं है, लेकिन कल रात सरदारनी ने मुझे जबरदस्ती ये दिया था ताकि मैं किसी को ये ना बताऊं कि सरदारनी हर रात आधी रात को कमरे से निकलकर नीचे सरदार डाकू के कमरे में जाती है। और इतना ही नहीं, वो घंटों यहाँ नीचे बैठी रहती है, बल्कि बैठी क्या रहती है, वो तो सारी रात यही नीचे गुजारती है। पहले तो समझ नहीं आता था कि सरदारनी पर कौन सी चीज असर कर रही है। सर से पैर तक सजती सवरती है, फिर रात होते ही कमरे से निकलकर नीचे वाले कमरे में आ जाती है और सुबह जानू से पहले वापस अपने कमरे में आ जाती है। मैं नोट कर रही थी काफी दिनों से, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कल रात को तो मैंने सरदारनी को रंगे हाथों भी ये काम करते हुए पकड़ा है, और ये बात मैंने आपको ना बताऊं, इसलिए सरदारनी ने मुझे लालच में ये कंगन दिया था कि मैं ये कंगन अपने पास रख लूं, इसके बदले में मैं इस का राज आपसे छुपा कर रखूं। लेकिन मैं यहाँ आपको ये कंगन वापस करने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मामूली कंगन नहीं है, और मैं खुद पर चोरी या किसी और तरह का इल्जाम नहीं लिखवाना चाहती। आप पहले ही हमें बहुत सारा पैसे दे रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए आपके साथ गद्दारी करके मैं अपनी मौत को अपने हाथों नहीं कमाना चाहती। तब ही नीचे आकर आपके पास आई थी। नर्स एक ही सांस में बोलती चली गई, जबकि बाला अपने हाथ में मौजूद कंगन को अपनी जेब में डालता हाँ में सर हिला गया था। सरदार, मुझे समझ नहीं आ रहा सरदारनी ऐसा क्यों करती है? मतलब हर रोज इस तरह से सज धज करके आदत बनती है सरदारनी का इस तरह से नाजेबा हरकत। चुप, खबरदार, एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से इसके खिलाफ। कौन सी नाजेबा हरकत की है इसने? अपने शोहर से मिलने जाती है किसी गैर से नहीं, वो सच धज कर जाए या फिर सीधी सादी हालत में, ये इसकी मर्जी है। किसी गैर से मुलाकातें नहीं करती इस कमरे में, इसका शोहर है और मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो रात को कमरे में आती है, इसीलिए मैं इस कमरे में नहीं रहता, बल्कि मैं ही इसे मौका दिया है कि सरदार के पास रुकने का। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी जुबान को कोई भी उल्टा सीधा लफ्ज मत निकालना। ये बात तुमने आकर मुझे बताई है, ये तुम किसे नहीं बताओगी? जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वो इसे देखते हुए बोला तो नर्स हैरान रहेगी। लेकिन सरदार साहब, अगर ऐसा है तो फिर आप इन पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर आपको इनके शोर से इनके मिलने पर कोई इतराज नहीं तो फिर आप यूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ मुश्किल हो, इसे एहसास हो कि इसने गलती की है। अगर सब कुछ वैसा ही रहे तो इसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि इसने कबीले के साथ गलत किया है। मैं इसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इसने कबीले के साथ गलत किया है, लेकिन इसका कुछ एहसास दिलाने वाले लेकिन इसको कुछ एहसास दिलाने की वजह से मैं सरदार से इसकी सांसें नहीं छीन सकता। मैं जानता हूँ वो कोमा में रहते हुए भी दुआम को पुकारता है, दुआम के बगैर से दूसरी सांस ना आए। इतने दिन से दूर रहने पर तो वो मर इतने दिन इससे दूर रहने पर तो वो मर चुका होता। मैं अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए खुद दुआम को इसके पास रहने का मौका दिया है। और अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलनी चाहिए। डॉम ने तुम्हें ये राज छुपाने के लिए ये कंगन दिया है, ये कंगन तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन इस कंगन की रकम तुम्हें जरूर अदा करूंगा ताकि तुम डॉम का राज राज ही रखो। बाकी सरदार के तोहफों का हिसाब वो जब होश में आएगा खुद ही ले लेगा। वो कहते हुए सरदार के कमरे की तरफ चला गया था, जबकि नर्स को ना तो ये आदमी समझ रहा था और ना ही ऊपर वाली वो लड़की। कबीले में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, मतलब साफ था कबीले में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, मतलब साफ था कि नर्स ने नीचे जाकर कुछ भी नहीं बताया, और इसके सुकून के लिए बस इतना ही काफी था। इसे लग रहा था कि नर्स इसे धोखा दे जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इतनी भी बुरी नहीं थी। पता नहीं क्यों आजकल दुआम हर किसी पर शक करने लगी थी, और ये इसके लिए हरगिज सही नहीं था। यहाँ पर इतबार के काबिल लोग मौजूद थे और ये सोचकर इसे सुकून भी मिला था, और कुछ नसीब अपने डाकू जी से तो मिल ही सकती थी। इसके लिए इतना ही काफी था, और वो अपने डाकू जी के पास रहेगी, वरना वो कल तक सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। खैर, नर्स अभी तक कमरे में वापस नहीं आई थी, वो सुबह से गई हुई थी। वो दोपहर में आराम करती थी, हालांकि रात को भी इसके करने के लिए इस कमरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन इस पर नजर इसने अच्छी रखी थी। इतने दिनों के बाद आखिर वो पकड़ी ही थी, जबकि इसे पहले भी शक हुआ था कि इस नर्स के साथ कोई मसला है। इसे यही लग रहा था कि वो जानती है कि वो रोज रात को नीचे जाती है। खैर, अब इसे परेशानी नहीं करनी थी, इसकी टेंशन दूर हो चुकी थी। मजीद थोड़ी देर में इसकी नर्स की ड्यूटी शुरू हो जानी थी, और वो इस कमरे में आ जानी थी, जबकि डॉक्टर सुबह से इसके सामने ही बैठी हुई थी। इसने ना तो इसे बुलाया था और ना ही इसे बात की थी। जबकि इसकी हाल हैरियत पूछने के बाद वो वहीं सोफे पर अपनी जगह बनाते हुए अपने मोबाइल में मशगूल हो गई थी। सुबह जब इसकी आंख खुली तो रुबाब इसकी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। वो इसे अपने सीने में छुपाए हुए थे। इसे यूं अपने सीने से लगे देखकर रियान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसके माथे को होठों से छूते हुए वो उठकर बैठ गया था, जबकि रुबाब की भी आंख खुल गई थी। बस की चश्मे में बुलुस बहुत हसीन लग रही थी, या इस हसीन सुबह ने इसे मजीद खूबसूरत बना दिया था। वो मैं रियान गहरी नजरों से देख रहा था, जबकि कुछ कंफ्यूज होते हुए इसे उलझकर कुछ कहना चाहा। जब इसकी
जबकि इसकी शर्म और हया को महसूस करते हुए रिया ने मजीद इसे अपनी आंखों से पजल कर दिया था। हाँ जान, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। वो जरा सा मुस्कुरा कर अपना हाथ थोड़ी के नीचे रखता अपने चेहरा इसके करीब कर गया था, जबकि इसकी ये हरकतें रुबाब की जान निकाल रही थी। कल रात की शिद्दतों से इसने कम इसकी जान निकाली थी। क्या अब मसीद यूं तंग करने लगा था? जी कुछ नहीं, वो लरजते लहजे में बोली थी। सुबह हो गई है, चाह सा वक्त हो गया है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। बेला तो शायद अस्पताल भी चली गई होगी। वो जल्दी से बिस्तर से उठने को पर तोड़ने लगी, जबकि रिया ने आहिस्ता से इसका बाजू पकड़ कर दोबारा अपनी तरफ खींच लिया था। बेला चली गई होगी, अम्मी जाग गई होंगी, शर्मिला खाला भी आ चुकी होंगी, इस वक्त वो अपना काम कर रही होंगी। और यकीन करो, अगर बाहर किसी ने भी तुम्हें मिस किया होता तो दरवाजे पर हल्की फुल्की दस्तक सुबह से जरूर हुई होती, लेकिन कोई दस्तक नहीं हुई। इसलिए रिलैक्स होकर तुम मेरे साथ इस जिंदगी की पहली हसीन सुबह की शुरुआत कर सकती हो। वैसे मैं जरा शर्मिला सा बनता हूँ, वो तो तुमने अंदाजा लगा ही लिया होगा कल रात को, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे मामले में तुम्हें हरगिज अनरोमांटिक महसूस ना हो। कल रात में अगर तुम्हें ज्यादा रोमांटिक नहीं लगा तो इसके लिए मैं तुमसे माजरत करता हूँ। यकीन करो, आने वाले वक्त में मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। वह आहिस्ता से इसकी शर्ट का ऊपरी बटन ठीक करते हुए वाला तो रुबाब की सांसें उसके सीने में ही अटकने लगी। अभी तो वो अपने रोमांस को किसी कैटेगरी में ही नहीं डाल रहा था, जबकि कल रात वो इसकी जान हल्कान कर चुका था। अगर रुबाब खुद को जबरदस्ती इसकी बाहों से आजाद करवाने में कामयाब ना होती तो यकीनन फिलहाल इनका रोमांटिक मूड ऑफ करने का हरगिज कोई इरादा नहीं था, और अभी तक वो अपने इस रोमांस को किसी खाते में ला ही नहीं रहा था। इसके मुताबिक ये रोमांस कम था। क्या हुआ, लगता है मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं होता? तुम फिक्र मत करो, जो कमी का रात छूट गई है वो मैं अभी सुबह पूरी कर देता हूँ। वो इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब करते हुए इसे अपने साथ लगाता है। इसकी गर्दन पर अचानक ही झुक गया था, जबकि इसकी गहरी सांसों की ठंडक अपनी गर्दन में महसूस किया। रुबाब तो बकायदा कांपने लगी थी। ये इंसान इसकी सोच से ज्यादा पहुंचा हुआ था। वो तो इसे अच्छा खासा डिसेंट और सीरियस इंसान समझती थी, लेकिन रोमांस के मामले में शायद कोई भी डिसेंट और सीरियस नहीं होता। और यही बात इस वक्त रियान अकरम ने इस पर साबित कर दी थी। वो जो इसकी शिद्दत से बचने के लिए जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी, एक दफा फिर से बुरी तरह इसकी पनाहों में फड़फड़ा कर रह गई, जबकि सांसों की कैद महसूस करके वो पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। लेकिन रियान अकरम के ना रुकने वाली जसारतों का सिलसिला एक दफा फिर से शुरू हो गया था। आ गई आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक है ना? आप नीचे सुबह बाला भैया के पास क्यों गई थी? वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई दुआम के सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका था, जबकि वो बिना कोई जवाब दिए नफे में सर हिलाती हुई बेड पर आकर बैठ गई थी। आप परेशान मत हूँ, मैं बस यूं ही गई थी, मुझे अपने घर पर फोन करना था। मैंने किसी को नहीं बताया कि आप नीचे अपने शोर से मिलने के लिए रात को जाती है। मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे देखते हुए नरमी से बोली, जबकि तो हमने गहरा सुकून का सांस लिया था। अरे नहीं नहीं, मुझे आप पर बेतबारी नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर आप और वैसे भी तो मैंने आपको ये राज रखने के लिए एक तोहफा भी दिया है। इसे लालच या मुंह बंद करने के लिए कंगन दिया था, यूं नहीं कहा था। क्या पता वो कौन सी बात का बुरा मान जाती है और फिर बाला भैया को नीचे जाकर बता देती। इसका तो सारा प्लान बर्बाद हो जाता कि वो डाकू जी से नहीं मिल पाती, उसके डाकू जी इसका इंतजार करते रहते। और आज तो वो वादा करके आई थी कि वो सारी पहन कर जाएगी। जी जी बहुत शुक्रिया, मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही मैं किसी को बताऊंगी। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आप आज भी जाएंगी मिलने के लिए? वो इसे देखते हुए बोलते, इसने बस हाँ में सर हिलाया था। जी जी जरूर जाइएगा, मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। मैंने आज आपके बाला डाकू को भी बोल दिया है कि मैं आपका ख्याल रखने के लिए रात को अकेली ही ठीक हूँ। वैसे भी दूसरी नस आकस होती है। तो बाला डाकू कह रहे थे कि दूसरी नस की ड्यूटी शायद वो फजर के बाद रख देंगे, ताकि तीनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे समझाते हुए बोलते, इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। अब इसे सुकून हो गया था। एक नस जो इसके बारे में जानती थी वो अकेली रात को यहाँ रुकने वाली थी, तो मतलब साथ तक इसके लिए रास्ता और भी आसान हो जाना था। ये वाली नस तो और भी अच्छी निकली थी। वो हम भाई इस पर शक कर रही थी, वो तो उल्टा इसकी और भी ज्यादा मदद कर रही थी, बल्कि मदद कर चुकी थी। वो दूसरी नस जिससे इसे खौफ आता था वैसे रास्ते से हटा चुकी थी, और इसके लिए बस इतना ही काफी था कि वो अपने डाकू जी से जब चाहे मिलने जा सकती है। अब बहुत अच्छी है, यकीन करें मुझे सुबह से डर लग रहा था। मुझे लगा था कि आप बाला भैया को बता देंगी तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे मायूसी ना हो। मेरे डाकू जी एक दफा ठीक हो जाए तो मैं आपको और भी बड़ा इनाम दिलवाऊंगी। बल्कि आपको जो भी चाहिए हुआ आप खुलकर मांग लीजिएगा इनसे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। वो जोश से बोली थी, जबकि नर्स ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया था। अब इसके अलावा और वो क्या ही कर सकती थी। इसकी शिकायत का कोई फायदा हुआ नहीं था। इसे तो बाला के साथ वफादारी निभाने के लिए कह दिया था जाकर के जो हम आधी रात को अपने शोहर से मिलने जाती है, लेकिन वहां तो उल्टा बाला ने इसे ही डराकर भगा दिया था। ये लोग सचमुच में इसकी समझ से परे थे। तो बेहतर यही था कि जिस तरह से सब कुछ चल रहा है इसी तरह चलने दिया जाता। रुबाब एक कप चाय बना दो। वो सुबह से घर पर ही था, जबकि अम्मी इसकी सरगर्मियां देख देख कर परेशान हो रही थी। एक तो अचानक ही सुबह इसने कह दिया था कि वो कहीं नहीं जाएगा, और सुबह से ही वो रुबाब को तंग कर रहा था। कभी से एक शर्ट इस्त्री करवाता, फिर इसे छोड़कर दूसरी शर्ट इस्त्री करवाता। बार बार कभी चाय कभी पानी, इसके काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। खुद तो आराम से बेड पर बैठा हुआ था, जबकि रुबाब को इसने तिकनी का नाच नचा रखा था। और ऊपर से रुबाब कभी शर्माती कभी मुस्कुराती इसके कमरे में जाती और कभी भागते हुए इसके कमरे से निकलती थी। अम्मी अपने कमरे की खिड़की से सारे तमाशे देख रही थी। कभी रुबाब इनसे चुपकर किचन में घुसती तो कभी इनके पास आकर बैठ जाती। वो इसके सारे काम समझ रही थी। आज वो इसे अपने साथ गाँव लेकर जाने वाला था ताकि वो अपने माँ बाप से मिल सके। लेकिन सुबह एक तो वो 10 बजे के बाद कमरे से निकले थे, और कमरे से निकलते इसने कह दिया कि आज वो कुछ भी छुट्टी पर है, ना वो खुद जाएगा और ना ही रुबाब को कहीं जाने देगा। अब मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर से डांटी या फिर खुश हूँ, क्योंकि दोनों हालतों में बहुत था। तो रुबाब के साथ ही इसे खुश रख रहा था, इससे बातें कर रहा था, बल्कि इसे तंग कर रहा था। अब वो चौथी दफा इसे चाय बनाने का आर्डर दे चुका था, जबकि अम्मी नफी में सर हिलाती आंखें मौत कर थोड़ी देर सोने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि
क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उन्होंने इस रबाब को तंग ना करने के कहा था, तो आगे से इसने 2 घंटे इनके पास बैठकर इनका खूब सर खपाया था। बड़ी मुश्किल से इनके सामने हाथ जोड़कर अम्मी ने इसे वापस कमरे में भेजा था, और कमरे में जाते ही इसके फिर से रबाब की साथ शरारतें शुरू हो गई थी, वरना फिर मैं सर हिलाती मुस्कुराती हुई अपने बेड पर लेट गई थी। अब रबाब जाने उसका शौहर जाने, उन्होंने अच्छी सास होने का फर्ज निभाया था, और इससे ज्यादा वो अपनी बहू के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। सदा यार हाथ खोलना, तेरे नाखून बहुत बड़े हो रहे हैं, मैंने काटने हैं। वरना इसके पास बैठ गया। इसकी दाढ़ी ठीक करने के बाद अब इसके बाल बनाकर इसके नाखूनों की तरफ आया था, लेकिन जैसे ही वो इसके नाखून काटने वाला था, इसके हाथ सख्त हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था ये नॉर्मल सी बात है, वो अपने आसपास होती एक्टिविटीज महसूस करता है, शायद इसी वजह से इसने अपना हाथ सख्त कर दिया था, या शायद किसी तकलीफ को महसूस करके। लेकिन बाला बहुत नरमी से इसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा था, लेकिन सदा ने अपना हाथ ना खोला। या सुन तो सही, हाथ खोला, नाखून खुद को ही लगेंगे, और तुझे ये चीज ना सख्त नापसंद है। तुझे तो बड़े नाखून बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ना। चलो मुझे काटने दो आराम से, मैं बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा। वो बेहद नरमी से बोला था, जबकि वो बोल रहा था जैसे वो उसकी हर बात को समझ रहा हो, हर बात को महसूस कर रहा हो। फिर डॉक्टर ने भी तो यही कहा था कि वो अपने आसपास होती हर चीज को महसूस करता है। फिलहाल वो किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकता, इसका जिस्म इसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि वो अपने आसपास होती चीजों को महसूस नहीं कर पाता। तभी तो वो इसकी तरह इस तरह से बात कर रहा था, वरना कुछ दिन पहले तो वो बहुत मायूस हो गया था। डॉक्टर की तरफ से कोई मकबूल जवाब नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मायूस रहने लगा था। लेकिन अब जब डॉक्टर ने कहा था कि वो इसे सुन सकता है, इसे महसूस कर सकता है, तो वो इससे खुलकर बस से बातें करने लगा था। इसकी ज्यादातर बातों में दुआम की बेहिसाब शिकायतें थी, और न जाने क्यों बाला को लग रहा था कि वो इसकी शिकायतों को महसूस कर रहा है, और अपनी बेगम की शिकायतें सुनकर वो ज्यादा अच्छा महसूस नहीं करता था। लेकिन वो अच्छा महसूस करे या बुरा, बाला तो इतना तो जानता था कि इसके होश में आने के बाद वो दुआम के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए तो अब इसके दिल में जो भी था वो सब कुछ बोल रहा था। बाद में बेशक वो इसकी हड्डियां तोड़ता, लेकिन इस वक्त बाला हक पर था, वो अपना दिल हल्का इसी के सामने कर सकता था। लेकिन वो अपने नाखून कटवाने में मस्तियां कर रहा था। बाला 2-3 दफा इसका हाथ खोलने की कोशिश की थी, लेकिन इसका हाथ अच्छा खासा सख्त था। इसका हाथ खोलने की कोशिश करते हुए इसके नाखून काटने लगा, तो हाथ दोबारा से बंद हो जाता। 1-2 दफा दिल चाह के वो बाहर किसी को बुला लाए, लेकिन बाला इतना भी बेबस नहीं था कि वो अपने यार के लिए इसे किसी और की मदद की जरूरत पड़े। ठीक है, समझ गया, कटवा लेना इसी से, वो तो तेरे लिए सब कुछ है ना, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बहुत प्यार करता है तू इससे, इसी की वजह से आज इस हालत में आपने जितने मर्जी नखरे करे, सच छुपेगा नहीं। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना इस पर, वो कुछ भी कहने ही लगा था जब सरदार के हाथ की मुट्ठी सख्ती से बंद हुई। इसकी नीली रगें बाहर आने लगी थी। बाला को लगा कि अब वो इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देगा, इसीलिए इसका हाथ एक तरफ करते हुए इसने नील कटर को साइड पर कर दिया और खुद खामोशी से बाहर निकल गया। वो कोमा में भी इसके नाने दादे याद करवा सकता था। वो कोमा में भी इसके नाने दादे याद करवा सकता था, इतना बाला बहुत अच्छे से समझता था। एक चाय का कप बनाते हुए इतनी देर लगती है बेगम, इस तरह से अगर ससुराई से काम करना है तो बता दो, तुमसे काम करवाने के बजाय तुम्हारे साथ रोमांस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। वो किचन में दाखिल होता अचानक ही इसे अपनी बाहों में बढ़ते हुए इसकी गर्दन में मुंह दे चुका था, जबकि इसके होंठों का बहकता हुआ लमस अपनी गर्दन में महसूस करके और बाकी तो सांसें सीने में ही अटकने लगी थी। वो इसकी जान ही नहीं छोड़ रहा वो इसे जान ही नहीं छुड़ा पा रही थी। अजीब आदमी था, बस की जान को आया हुआ था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। खुद को इसकी कैद से आजाद करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी थी, जबकि वो हर थोड़ी देर में इसे कैद करते हुए रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। और अब तक ये सिर्फ कोशिश ही थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो ठीक से रोमांटिक नहीं हो पा रहा इसके साथ। इतना ही नहीं, वो इस बात को अफसोस भी कर रहा था कि वो अपनी बीवी की नजर में एक रोमांटिक हस्बैंड साबित नहीं हो पा रहा, जबकि रुबाब इसे समझा नहीं पा रही थी कि इसे ऐसा रोमांटिक हस्बैंड नहीं चाहिए था। इसे तो सीधा साधा इंसान चाहिए था, और इसने अपनी तरफ से सीधा साधा इंसान ही पसंद किया था, जो थोड़ा रूड था, थोड़ा खड़ूस था, लेकिन थोड़े थोड़े के साथ वो इतना रोमांटिक था और अपने रोमांस को वो रोमांस कहता ही नहीं था। इस इंसान ने इसकी जान मुश्किल में डाली हुई थी। इसके होंठों का लमस अपनी गर्दन पर बिखरते महसूस करके वो बुरी तरह से इसकी पनाहों में फड़फड़ा कर रह गई थी। वो तो इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। प्लीज छोड़ दे, आप क्या कर रहे हैं? अम्मी को देख लेंगी, वो क्या सोच रही होंगी, और अब कब इससे मेरे पीछे आ रहे हैं, कभी मुझे कमरे में बुला लेते हैं, अब क्यों मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं? प्लीज समझने की कोशिश करें। वो आपकी दफा बुरी तरह से तंग आते हुए कहने लगी, क्या समझने की कोशिश करूँ बाप? मेरी जान, तुम इस तरह से क्यों रोने की जैसी शक्ल बनाए हुए हो यार? मैं पहले ही खुद को एक रोमांटिक हस्बैंड ना साबित कर पाने की वजह से परेशान हो, और तुम ऐसी रोने वाली शक्ल बनाकर मुझे मजीद परेशान कर रही हो। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, मैं खुद को एक रोमांटिक हस्बैंड साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ पुलिस वालों का ना प्रोफेशन ही ऐसा होता है, शक्ल से ही करूस बन जाती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगा। मैं मायूस नहीं हूँ रियान, अल्लाह की कसम ले ले, मैं मायूस नहीं हूँ। आप बहुत रोमांटिक हैं, बिल्कुल, बल्कि बहुत 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 से भी ज्यादा रोमांटिक है। प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया जब मैंने ऐसी कोई उम्मीद की हो कि आप एक रोमांटिक शोर होंगे, लेकिन कल रात से अब तक के मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मैं आपको जो भी समझती थी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं समझती थी। प्लीज मुझे बख्श दीजिए। वो इसके सामने सचमुच में हाथ जोड़ गई थी, बल्कि जिस अंदाज में इसकी बात करते हुए इसकी विनती की थी, रियान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, जिसे बड़ी सफाई से छुपाते हुए वो शक्ल पर मायूसी ले आया था। देखा देखा, मैंने कहा था ना, तुम मुझे खड़ूस समझती हो, तुम मुझे एक अनरोमांटिक जिंदगी के रंगों से मायूस इंसान समझती है, और मैं वैसा ही हो गया। मैं खुद को साबित कर दिया कि मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम मुझे समझती हो, बल्कि मैं इससे भी गया गुजरा। बताने वाला इतना सब कुछ ऐड कर दिया था मुझे बनाने में, तो थोड़ा बहुत मेहनत को
मोहब्बत को ज़ाहिर होने वाली खूबी भी ऐड कर देता, लेकिन कम से कम मेरी बीवी तो मुझसे खुश रहती। मैं खुश हूँ, कसम से इंस्पेक्टर साहब मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे। खुदा के लिए मुझे बख्श दीजिए। वो एक दफ़ा फिर से इसकी बात काट गई थी। जान छुड़ाने के लिए कह रही हो ना? एक दफ़ा फिर से मायूसी से इसका चेहरा देखते हुए बोला, जबकि रुबाब सर पकड़ कर रह गई थी। कहाँ इस आदमी के साथ फँस गई थी वो? वो तो इसकी जान को ही आया हुआ था। नहीं जान छुड़ा रही मैं आपसे नियान। अगर लेकिन अब अगर आपने जान छोड़ दे तो लेकिन अब आप लेकिन अगर अब आप जान छोड़ दे तो एहसान होगा आपका। वो पहले इसका चेहरा देखते हुए इसकी मायूसी दूर करने लगी थी, लेकिन जिस अंदाज में वो मुस्कुराया था वो फौरन ही अपनी बात बदल गई। हाँ, वो सच में जान ही छुड़ा रही थी। अब तो इसकी जान छोड़ दे तो ही भला है इसका। अच्छी बीवी नहीं हो तुम। मैं तुम्हें क्या समझता था, तुम क्या निकली। दिल तोड़ दिया ना तुमने मेरा, मासूम सा दिल तोड़ दिया। आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तुमने मेरी मासूम से दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब तुम कहो ना तब भी तुम्हारे पास नहीं होगा। मेरी तरफ से नाराजगी की शुरुआत। चलो खुदा हाफिज। वो अचानक ही मुंह बनाकर कहता किचन से निकल गया था, जबकि इसके पीछे जाने के बजाय रुबाब ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चेहरे पर फेरे थे। अब तो वो हमारा भी जाए तो इस आदमी के पीछे नहीं जाएगी। पहले ही इस सीजन से बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी, अगर वो फिर से हासिल हो गया तो वो अपनी जान कैसे बचाएगी। इसे अपना आप बहुत प्यारा था। दुआ आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। इसे सचमुच में आज नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जबकि नस हैरानगी से इसे देख रही थी। ये लड़की इसकी समझ से पड़ी थी। कौन सा इसका शोर उठकर इसे देखता था, वो इतनी सच कर जाती थी। और आज तो वो जरूरत से ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि वो टाइम से पहले जाने वाली थी। इसे इसके सोने का इंतजार हरगिज नहीं करना था, और वो उसके जागते हुए जा सकती थी, क्योंकि वो अब इस लड़की की दोस्त बन गई थी। और नस ने पूरी तरह से इसका साथ देने का पक्का इरादा भी कर लिया था। अब नस इसका साथ क्यों दे रही थी? ना तो इसने जाने की कोशिश की थी और ना ही इसे जाने में दिलचस्पी थी। वो बस कह रही थी कि वो अपने शोर से मिलने जा सकती है, उसके लिए इतना ही काफी था। इसे कुछ नहीं जानना था, कुछ नहीं समझना था। इसे बस जाना था। वो तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। रात का 1 बज रहा था। मैं जा रही हूँ, आप यहीं कमरे में रहिएगा। वो अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए बाहर जाने लगी। इसने पलट कर एक नजर नर्स को देखा था, जो खामोशी से देख रही थी। मैं जाऊँ ना? उसे देखते हुए अचानक पूछने लगी तो नर्स ने हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो इसकी तरफ से मजीद किसी भी तरह का अप्रूवल लिए बगैर बाहर निकल गई थी। नर्स ने गहरा सांस लिया और आराम से अपनी जगह पर लेट गई। इसे कब आना था कब नहीं, इसे परवाह नहीं थी। अगर वो बंदी लगाने वाले को परवाह नहीं थी, वो क्या कर सकती? वो तो शिकायत लगाकर भी हाली हाथ रह गई थी। तो हम तेजी से अंदर दाखिल हुई तो सामने सरदार आज काफी बेहतर हालत में था। इसकी दाढ़ी भी बनाई हुई थी, बाल भी ठीक से कटे गए थे। वो इसके पास आते हुए इसका चेहरा देखने लगी, फिर नरमी से झुककर इसके होंठों को अपने लबों से छूते हुए इसके चेहरे पर नरमी से हाथ फेर गई। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ही हीरो जैसे, मेरे हीरो जैसे। बस के गालों को चूमते हुए बोलती, बल्कि दूसरी तरफ से किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन चेहरे पर किसी तरह की सख्ती नहीं थी। वो सख्ती जो सारा दिन इसके चेहरे पर होती थी, इस वक्त कहीं गायब हो जाती थी। जो किसको होश आ गया आपकी दाढ़ी और बाल बनाने का? है, चलो होश तो आया। नाखून भी काटे हैं, किसी ने या सिर्फ आधा अधूरा काम किया है। वो उसके हाथ को खोलते हुए बोलती, जो नाखून अब भी बड़े हुए थे। इसने एक नजर इसके चेहरे को देखा, फिर नफे में सर हिलाया। ठाकुर जी मेरी एक बात ना याद रख लें, जब आप ठीक होंगे तब इन सबको नौकरियों से निकाल दीजिएगा। एक नंबर के निगम्मे हैं यहाँ सब के सब। वो नरमी से इसके हाथ को अपने गोद में रखते हुए अपने आंचल में छुपाया हुआ नेल कटर निकालकर इसके नाखून काटने लगी। इस वक्त इसके हाथ में किसी तरह की कोई सख्ती नहीं थी। वो शक्ति जो बालागी मौजूदगी में इसके हाथ व चेहरे पर थी, वो आप ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। बस के सारे नाखूनों को काटते हुए इसके नाखून तराशने लगी। देखिए मैंने कितने अच्छे से आपके नाखून तराशे हैं ना। नाखून बाद में देखिएगा, पहले मुझे देखिए, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। आपकी फेवरेट साड़ी पहनी है। वैसे आपने कहा था जिस दिन मैं यह साड़ी पहनूंगी, इस दिन आपके जज्बात संभलेंगे नहीं। तो बताइए आपके जज्बात जागे या नहीं? अगर नहीं भी जागे तो मैं हूं ना जगाने के लिए, मेरे प्यारे डाकू जी। बस के ऊपर लेटते हुए इसके गर्दन को नरमी से अपने होठों से छूते इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम गई थी। रोज की तरह आज भी इसकी उंगलियां इसके चेहरे के नकुश को छू रही थी। इसकी बातों का सिलसिला चल रहा था। हजारों बातों के बीच से कोई बात दुख भरी लगती तो इसके चेहरे को देखने लगती, फिर मुस्कुराकर अगली बात शुरू कर देती। ये इसका रोज का मामूल बन गया था। आज सारा दिन जो जो हुआ वो सब कुछ इसे बता रही थी। कभी शिकायतें लगा रही थी, कभी नर्स की तारीफ कर दी। अचानक ही मनस इसे बहुत अच्छी लगने लगी थी, जो इसके डाकू जी के पास पहुंचाने का जरिया बन रही थी। तो भी इसकी तारीफें तो बनती थी, और वो यहाँ पर सिफारिश भी कर रही थी। जब वो वापस होशो हवास की दुनिया में आएगा तब इस नर्स को जरूर कोई ना कोई बड़ा गिफ्ट देगा। यहाँ तक कि वो इसे ये भी बता चुकी थी कि इसका दिया हुआ गिफ्ट वो नर्स के हवाले कर चुकी है। ये बात इसके चेहरे और हाथों की सख्ती को वापस बढ़ा चुकी थी। अचानक ही अस्पताल में 13 बच्चों के आने की खबर मिली, तो डॉक्टर बेला सीधी चिल्ड्रन वार्ड में आई थी। यहाँ आके से पता चला कि वो सारी बीमार हैं। वो सब वो इन सारी बच्चियों को देखते हुए परेशान हो रही थी, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि इनका इलाज जल्द से जल्द जरूरी है, और इनके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना है, जो कम से कम इनके वालिदैन तो नहीं दे सकते। इनमें कुछ बच्चियों की हालत इंतहाई खराब थी, कुछ बच्चियां वेंटिलेटर पे थी, जबकि एक बच्ची तो सिर्फ 6 माह की थी। सर ये किस तरह की बीमारी है, इसका इलाज किस तरह से होता है? वो परेशानी से पूछने लगी। स्पाइनल मस्कुलर इंट्रोफी ये बहुत खतरनाक बीमारी है डॉक्टर बेला, और इसका इलाज आम इंसान नहीं करवा सकता। इसके इलाज के लिए खास किस्म का इंजेक्शन मंगवाया जाता है, और इस इंजेक्शन की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये बीमारी पाकिस्तान में बुरी तरह से फैलती जा रही है। सच कहूँ तो ये बीमारी पहले भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तब इसका इलाज नहीं था, और तो लोग नाउम्मीद होकर इस बीमारी से लड़ते ही जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। लेकिन अब इस बीमारी का इलाज मुमकिन है, तभी लोगों ने इस बीमारी से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन है, जो हम
जो हम दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करवाते हैं। और इस इंजेक्शन की कीमत ही समझ लें लोगों की इन बीमारी बच्चों की ज़िंदगी है। मेरा मतलब है इंजेक्शन को मंगवाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दरकार होते हैं और वो सारे पैसे हमें डकैत के बेले के डाकू फ्राहम करते हैं। डॉक्टर तफसील से बताते हुए आखिर में अचानक ही डकैत के बेले का नाम ले गए, जिस पर बेला का मूड ऑफ होने लगा। ओह अच्छा, तो ये डकैत के बेले के लोग इस बीमारी के इलाज के लिए पैसे फ्राहम करते हैं। है क्या फ़ायदा ऐसे नेक काम का, अगर वो एक नेक काम करने के साथ हज़ारों बुरे काम करते हैं। अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए इस पिछले बाकी को, ये लोग कितने गलत हैं और आप लोग किस तरह इन लोगों को इनको चीज़ों को सही करार देते हैं। मुझे आप लोगों पर भी गुस्सा आता है। आप किसी की गलत इंसान को सिर्फ इसलिए सही नहीं कह सकते क्योंकि वो एक अच्छा काम करता है, जबकि एक अच्छे काम के साथ वो हजार तरह के बुरे काम भी करते हैं। वो डाकू सरदार इसने ज्यादती की थी इस लड़की के साथ, इसकी इज्जत लूटी थी, इसने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके सारे घर वालों को भी मार दिया। ये चीज बुलाई नहीं जा सकती। बेला को फिर भी पुराने दुख याद आ नहीं। डॉक्टर बेला, जब तक किसी बात का सबूत न मिल जाए तब तक इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मान सकता कि डकैत के बिले के लोग इतने बुरे हैं, क्योंकि मैंने अब तक जितनी दफा भी डकैत के बिले के लोगों से मुलाकात की है, मुझे वो आम लोगों से बहुत अलग और बहुत अच्छे महसूस हुए हैं। इनके दिल में गरीबों के लिए सच्चे जज्बात हैं। वो इन बच्चियों के लिए इलाज के लिए दिन रात काम करते हैं। वो दिन रात अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर इन बच्चियों की जिंदगी की हिफाजत करते हैं, इनकी सांसों की डोरी को टूटने नहीं देते। यकीन कर सकती हैं आपके इस अस्पताल में पिछले 8 साल से इस बीमारी के इलाज के लिए यहाँ के डॉक्टर दिन रात एक कर रहे हैं, और पिछले 8 साल से इस बीमारी से इस अस्पताल में एक बच्ची भी मौत नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ डकैत कबीले वालों की वजह से, कि उन्होंने वक्त पर पैसा फ्राहम करते हुए इस इंजेक्शन का इंतजाम किया है। इस कबीले के लोग जैसे भी हैं, जो भी काम करते हैं, लेकिन वो इन बच्चियों की जिंदगी बचाते हैं। आज ये बच्चियां जिंदा हैं, जिंदगी की तरफ वापस आ रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस डकैत कबीले के सरदार डाकू दिलदार की वजह से। मेरे सुनने में आया है कि इसकी बहन को यही बीमारी थी, लेकिन वो अपनी बहन को इस बीमारी से बचा नहीं सका था। उसकी बहन ने मौत को गले लगाने से पहले अपने भाई से वादा लिया था कि वो इस बीमारी से किसी मासूम को मरने नहीं देगा, और वो वादा आज भी निभा रहा है। वो इस बीमारी से लड़ता है जितनी लड़ाई ये बच्चियां करती हैं, इससे कहीं ज्यादा डकैत कबीले के डाकू लड़ते हैं इस बीमारी से। शायद आप किसी गलतफहमी का शिकार हुई हैं, या शायद आधी अधूरी मालूमात ली है आपने, लेकिन मैं आपको बस इतना कहीं कहूंगा कि ये लोग गलत नहीं है। और दूसरी बात, जब तक आपके पास पूरी तरह से सबूत ना हो, आप पर ये बात साबित ना हो जाए कि कसूर किसका है, तब तक किसी पर इल्जाम मत लगाया कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि डकैती कबीले के लोग जो करते हैं सही करते हैं या चोरी अच्छा काम है, हाँ, लेकिन ये जरूर कहता है कि मुझे वो लोग गलत नहीं लगते। आप अपनी सोच रखते हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी है, लेकिन आपसे भी इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले इसको इंसान को पूरी तरह से समझ लीजिए। हो सकता है जैसा दिखता हो वैसा सच ना हो। वो इसे देखते हुए आगे बढ़ चुके थे, जबकि बेला ने सर झटका था। वो एक मरती हुई लड़की को गलत कह रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि डकैत कबीले के लोग हजारों बुरे कामों के साथ एक नेक काम भी करते थे। वो सुबह सवेरे सरदार के पास आया तो उसके हाथों के नाखून बहुत अच्छे से तराशे गए थे। वो नफी में सर हिलाना, इसका चेहरा धोने लगा था। बिगड़ी हुई है तुम्हारी बीवी, और रुमाल से इसकी होंठ और गाल रगड़ते हुए बोला, जबकि जहाँ पर लिपस्टिक के निशान थे, फिर इसकी गर्दन पर भी निशान महसूस हुए, तो वो नफी में सर हिला कर रह गया। जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई नजर नहीं आती तो इसे तुम्हारी हालत इसके पास आकर इस तरह पास आकर क्या साबित करना चाहती है? इस लड़की को तुमसे दूर करना पड़ेगा। सरदार वो अभी बोल ही था, जब सरदार के माथे की लड़की ने वाजा हुई तो वो अपनी हंसी से बातें इसके आगे पीछे की सारी जगह साफ करने लगा। इस गंदगी से नफरत थी और बाला इन सारी बातों का बहुत ख्याल रखता था। अस्पताल से फोन आया था, पैसों की जरूरत है, देना बच्चियां हैं इसी बीमारी में जिंदगी और मौत से लड़ती हुई अपने मसीहा का इंतजार करते हुए। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ? इतने दिनों से किसी तरह की टिकटी का ख्याल तक दिमाग में नहीं आया, लेकिन अब मुझे लगता है कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैं तो फौरन ही किसी बड़ी डकैती पर हाथ डालने के बारे में सोच रहा हूँ। कुछ मालूमात निकाली है वहां से और कुछ पिछले महीने की निकली हुई है। सोच रहा हूँ कुछ और चीजें बीच में शामिल करके देर किए बगैर काम ही शुरू कर दूँ। तो तू क्या कहता है? वो मसरूफ से अंदाज में से पूछा, जबकि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, पता है मुझे, तेरे बगैर सब कुछ संभालना होगा और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो है ना मुझे। मैं तो तकरीबन सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन तेरे बगैर जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं ये सब कुछ कैसे संभाल भी पाऊंगा या नहीं। फिलहाल यहाँ पर जाने का इरादा है, देखता हूँ ये सारे डाकू मेरी बात मानते भी है या नहीं है। चल कर पूछता हूँ। वो तफसील से बताते हुए इसके करीब से उठ गया था। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सरदार के बगैर से सच में बहुत कुछ करना था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि अस्पताल से इस तरह कोई पैगाम आ जाएगा। 13 बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ती हुई, और एक बच्ची तो सिर्फ और सिर्फ 6 माह की थी, यानी कि इसका इलाज जल्द से जल्द करना था, वरना इसके लिए ज्यादा मसला बन सकता था। इसीलिए वो बिना कि रुके किसी डकैती पर निकलने का फैसला कर चुका था। ये तो अच्छी खासी लंबी फरास्त है। क्या हम इस महीने हर जगह पर ये तो अच्छी खासी लंबी फरस्त है। क्या हम इस महीने हर जगह पर डकैती करेंगे? एक डाकू ने इसकी फरस्त को देखते हुए सवाल किया, जिस पर बाला ने सिर्फ नफी में सर हिला। नहीं, मैंने इस प्रश्न में कुछ जगहों पर टिक की हुई है, जहाँ ठीक है वहीं पर डकैती करनी है। फिलहाल सरदार ठीक नहीं है, जब तक सरदार ठीक नहीं होता हम कोई बड़ा पंगा नहीं लेंगे। इस महीने बड़ी डकैतियों में सिर्फ ये एक बड़ी डकैती है जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और बस तुम लोग अपनी तैयारी करो, हम आज रात से ही काम शुरू करना है। वो कहते हुए वापस से फ्लैश बंद कर गया था, जबकि वो लोग एक दूसरे को देखने लगे। बाला, मुझे लगता है कि हमें सरदार के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए, इसके बाद ही किसी डकैती पर निकलना चाहिए। तो काफी खतरनाक काम लग रहा है और तुम्हारे पास कोई प्लान भी नहीं है। मेरा मतलब है जिस तरह सरदार हर चीज को संभालता है, इस तरह तुम्हारे लिए संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनमें से एक डाकू ने इसे देखते हुए कहा था, अगर बाला सरदार के लिए कुछ
अगर 12 सरदार के लिए कुछ मुश्किल होता तो सरदार अपने बाद इसको ना बनाता। सरदार, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मत चलो हमारे साथ डकैती पर। तुम लोग सरदार के ठीक होने का इंतजार करो, हम किसी को जबरदस्ती तो अपने साथ नहीं लेकर जा रहे। जुमरू को गुस्सा आ गया था, वो बाला पे शक कैसे कर सकते थे? हालांकि पिछले 1 साल से होने वाली सारी डकैतियों में मास्टर प्लान बाला ही था, मास्टर प्लानर बाला ही था, लेकिन बाला पे शायद यकीन करने के लिए फिलहाल मुश्किल था। अरे मैं तो एक काम सी बात कर रहा हूँ जुमरू, तुम तो बुरा ही मना रहे हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सरदार के बगैर मुझे जाना ठीक नहीं लग रहा। मेरे लिए किसी और पर एतबार करना जरा मुश्किल है। मेरे पीछे मेरा खानदान है, बच्चे हैं, मैं किसी अनाड़ी के प्लान का हिस्सा नहीं रह सकता। मुझे सरदार के ठीक होने का इंतजार करना है। वो जैसे अपना फैसला सुना रहा था, जिस पर जुमरू को गुस्सा आया, जबकि वाला कंधे उचका चुका था, जैसे इसे इन सब चीजों से कोई मसला ना हो। ठीक है, तो सेफ मुझे कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि सरदार के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए तो तुम करो, और ये जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वो आज रात 11:30 तैयारी कर लें। बाकी जो लोग नहीं आना चाहते इनकी मर्जी। ना तो सरदार ने कभी तुम लोगों पर जबरदस्ती किया और ना ही मैं कभी करूंगा। लेकिन एक बात तुम लोगों को बता देता हूँ कि सरदार की जिंदगी के कुछ असूल थे, वही असूल सरदार के ठीक होने तक बाला की जिंदगी पर भी लागू होते हैं। किसी खुशफहमी में मत रहना। बाकी जो हो सकता है मैं सरदार की तरह हर चीज को संभाल ना सकूं, लेकिन मत भूलो कि कबीले से निकालने का हक मैं भी रखता हूँ। अगर किसी ने भी मेरे हुक्म के बरक्स अपनी मनमानी करनी चाहिए या फिर मुझे इत्तला किए बगैर कोई भी ऐसा काम किया जो कबीले के सलूक के खिलाफ हो, तो अपना बोरिया बिस्तर पहले ही बंद करके जाना। अगर सरदार यहाँ पर नहीं है तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुम लोगों की मर्जी करे दूंगा। वो कहते हुए वहीं से पलट गया था, जबकि एक दूसरे को देखते हुए डाकू पास सबसे सारे हिलाकर रह गए थे। इसके ड्रामे देखे तुम लोगों ने? जब से सरदार को गोलियां क्या लगी हैं, ये तो सब पर चर्चा जा रहा है। खुद को कबीले का मालिक समझ लिया है इसने, हाँ, और हम इसकी मर्जी से चलेंगे। वो सब डाकू आपस में बातें कर रहे थे, जबकि जुमरू भी वहीं इनके पास साथ ही इनकी बातें सुन रहा था। कितने दोगले थे ये लोग। थोड़ी देर पहले बाला के सामने कह रहे थे कि वो हर कदम पर इसके साथ है, इसके साथ ही एक दूसरे से इसकी बुराइयां करने लगे थे। खासकर 3-4 डाकू तो कुछ ज्यादा ही फजूल बातें कर रहे थे, है ना? हाँ ना, ये बाला अपने आपको क्या समझता है? इसकी औकात क्या है? अब क्या हम इसके हुक्म पर चलेंगे? इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है इस पर। मैं तो इसके सर कहीं नहीं जाऊंगा जब तक सरदार खुद ठीक नहीं हो जाता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं डकैतियां छोड़ रहा हूँ। वैसे भी सरदार ने पिछली डकैती पर मुझे बड़ी रकम दी थी, मैं गुजारा कर ही लूंगा। एक ने फैसला किया था, जो कि बाकी का फैसला भी इसके साथ ही था। लोग थे जो कह रहे थे कि बाला सरदार के हुक्म के बाद ही सरदार बना है, यानी सरदार के बाद कबीले का देखभाल करने वाला वही है। सब कुछ इसी के हाथ में, क्योंकि ये सरदार का हुक्म था। जबकि कुछ लोग इस बात से पूरी तरह से गैर इत्तेफाक दिखा रहे थे, लेकिन बाला को किसी चीज की कोई परवाह न थी। वो कल आज मुझको बता चुका था कि ज्यादातर लोग इसके हक में नहीं है, लेकिन वो वही करेगा जो सरदार यहाँ करता, और फिर आज जो कि सरदार यहाँ पर करता, और फिर आज रात वो देख ही सकता था कौन कौन इसके साथ है और कौन कौन इसके खिलाफ। हाँ, लेकिन जुमरू को यहाँ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इनके करीब से उठता हुआ चला गया था। वो अपने दोस्त के बारे में बुरा नहीं सुन सकता था। हाँ, डकैत के कबीले से कोई खबर मिली तुम लोगों को? जैसे ही पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, इसे सबसे पहले आवाज से यही सवाल पूछा था। सर, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन खबर मिली कि सरदार डाकू जिंदा है, लेकिन इस वक्त मंजर से गायब है। कब तक गायब रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कबीले में डकैती के कुछ प्रोग्राम बन रहे हैं, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि इन सब चीजों को अब से डाकू बाला हैंडल कर रहा है, यानी कि सरदार पूरी तरह से मंजर-ए-आम से गायब है या कुछ अनहोनी हुई है? रिया ने कुछ सोचते हुए पूछा। तो आप ने कंधे उचकाए थे, इसे बहुत सारी गोलियां लगी थी, बहुत सारी गोलियां। मुझे यकीन है वो नहीं रहा होगा। इसने गहरा सांस लेते हुए कहा, जबकि आबद को इसका अफसोस समझ नहीं आ रहा था। इस महीने को 28 तारीख इसकी जिंदगी की बहुत बड़ी तारीख साबित होने वाली थी, क्योंकि इसने कबीले में बहादुरी से घुसकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमला करने पर इनाम से नवाजा जाने वाला था। लेकिन वो तो इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। बात तो दूर, वो जिक्र तक नहीं सुनता था इस चीज का, जैसे ये कोई गुनाह हो, इस गुनाह का हिस्सा नहीं रहना चाहता हो। सर, हो सकता है सरदार डाकू मर ही गया हो। आपने खुद इसे गोलियां लगते हुए देखा था। ये सारी बातें अहमियत नहीं रखती। फिलहाल अहमियत रखती है आपकी प्रमोशन। मैंने तो सुना कि आपकी पोस्ट बदलने वाली है। आज सुबह मैंने डीएसपी को कहते हुए सुना है कि हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। मैं तो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। तब से आपके लिए आने का इंतजार कर रहा था, ताकि आपको ये खुशखबरी सुना सकूं। आपको पता है कि जब से डीएसपी और उनके एहलकार आपस में इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको खबर लगी हुई होती है। वो कुछ एक्साइटेड होते हुए कह रहे थे, जबकि इरादा सिर्फ और सिर्फ रियान के चेहरे पर खुशी ढूंढने का था, जो इसे नहीं मिल रही थी। नहीं आबद, मुझे इस तरह की कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, और ना ही मैं इस तरह की किसी नाम का हकदार हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। अगर डीएसपी या बाकी लोग इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो मुझे खुद ही इन्हें मना कर देना चाहिए। इस इनाम पर मेरा कोई हक नहीं है। इस नाम को मैं कभी भी नहीं लूंगा, और अगर इस चीज पर मेरी वर्दी पर एक सितारा मजीद लगता है तो मुझे वो सितारा नहीं चाहिए। वो कुछ सोचते हुए उठकर डीएसपी के कमरे की तरफ चला गया, जबकि आबद को तो इसके दिमाग की हालत पर शबा होने लगा था। अजीब पागल आदमी था, इतना बड़ा इनाम मिल रहा था, प्रमोशन मिली थी, और वो कहता था कि वो हकदार नहीं है। भला थोड़ी ही देर में डकैती पर जाने वाला था इसके साथ, और वक्त गुजार कर वो कमरे से निकलता यकीनन डकैती के लिए निकलने वाला था। लेकिन थोड़ी ही देर में वापस आकर गुस्से से इसके पास बैठ गया था। वो लोग कहते हैं नहीं, मुझ पर यकीन नहीं। सिर्फ 2 या 4 डाकू हैं जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं, और वो भी बुजुर्ग हैं जिनकी अपनी हड्डियों में जान कम है। सिर्फ वही कह रहे हैं कि मुझ पर एतबार करते हैं। बाकी जवानों में से कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। कुछ तो जख्मी है, लेकिन कुछ लोगों ने साफ इनकार कर दिया। इनका कहना है कि वो डकैती पर तभी जाएंगे जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो सख्त मायूस था। मैं 2-3 लोगों के साथ इतनी बड़ी डकैती नहीं कर सकता। सरदार, इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है, लेकिन
लेकिन इन लोगों को इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। वो डकैती अपनी जात के लिए करते हैं, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बस सर पकड़ के इसके पास बैठा हुआ था। मुझे मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं वक़्त बर्बाद नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही होगा ना। तू वापस आ जा सरदार, तेरे बगैर ये कबीला नहीं चल सकता। वो अभी इसके पास बैठा बोल ही रहा था जब आस्ता से दरवाज़ा खोलकर कोई जोरू की तरह अंदर घुसा था। इसे अंदाज़ा था वो रोज़ इसी वक़्त यहाँ आती है, लेकिन आज वो गया नहीं था और इस बात की खबर यकीनन दुआम को नहीं थी। दुआम ने दरवाज़ा बंद करते हुए पलट कर सामने सरदार की तरफ देखना चाहा। जब पास पड़े स्टूल पर इसे बैठे देखकर इसके माथे पर पसीना आ गया था। बाला भैया आप यहाँ, वो हकला कर रह गई थी। इरादा फौरन यहाँ से निकलने का था। हाँ वो मैं बहुत परेशान था, बहुत मसले में था। मुझे मुझे एक डकैती बजाना है। ऐसे में सरदार को अकेले नहीं छोड़ सकता और किसी पर बात भी नहीं कर सकता। तुम क्या थोड़ी देर यहाँ रह सकती हो? मेरा मतलब है ज्यादा देर नहीं, सिर्फ थोड़ी देर। तुम सरदार के करीब से हिल भी नहीं सकती। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ना जाने क्यों उसकी चेहरे की मायूसी देखकर बाला का दिल पिघल गया था। वो नहीं चाहता था कि वो यूं ही वापस चली जाए, लेकिन इतनी सारी तैयारी वो इसके लिए ही करके आई थी। हाँ मैं बैठ जाऊंगी, मैं तो बस ऐसे ही ठंडी हवा लेने के लिए आई थी। तो ये कमरे की लाइट आन देखकर इसकी तरफ आ गई, वरना मैं यहाँ नहीं आती। आपने मना किया हुआ है ना। वो जल्दी से बाकर सरदार के पास आते हुए सरदार के हाथ पर अपना हाथ रख गई थी। इसकी सख्त तनी हुई नेली लगा आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगी थी। इसकी सजन साइज के करीब थी और ये बात वो महसूस करता था। बाला के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। इस लड़की का इसके करीब होना कितना जरूरी था वो अंदाजा लगा चुका था। इसका ख्याल रखना तमाम, इसे अकेला मत छोड़ना, इसे तुम्हारी जरूरत है। वह कहते हुए बाहर निकल गया था, जबकि इसे तो यकीन ही नहीं आया था कि वो खुद इसे छोड़कर गया है। इसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जबकि इसके कमरे से निकलते ही वो सरदार के साथ लिपट गई थी। बाला खामोशी से वापस बाहर आ गया। जैसे निकलना था, हर हाल में निकलना था। इसके कमरे की तरफ आते हुए जुमरू को उठने के लिए कहा तो वो जुमरू को अपने साथ लेकर जाने वाला था, जबकि इन्हें उठते देखकर मीरू भी फौरन इसके साथ ही उठा था। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा सरदार। सरदार की गैर मौजूदगी में तुम ही मेरे सरदार हो, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। इसके इस तरह से कहने पर बाला ने हल्का सा इसका कंधा दबाया था। इन लोगों को यकीन इसके लिए बहुत अहमियत रखता था। जुमरू एक दफा पूछ कराओ सबसे कौन कौन चलना चाहता है। जिसको चलना है इसको कह दो कबीले से बाहर निकल आए। जुमरूज के हुक्म पर फौरन बाहर निकला, जबकि वो अपना घोड़ा लेकर कबीले से बाहर की तरफ निकलने लगा। थोड़ी ही देर में, ज्यादा तो नहीं लेकिन 4 से 5 डाकू ज्वाइन कर चुके थे। वो समझ गए थे कि वो ज्यादा लोगों के एतबार के काबिल नहीं है और जितने लोग इस पर एतबार कर रहे हैं वो इन्हीं के साथ अपना काफिला आगे बढ़ाने का इरादा रखता था। वो अपना टारगेट से बहुत दूर थे जब इन्हें अजीब सा हंगामा महसूस हुआ। इसने पीछे जुमरू को देखा, जो खुद भी हैरत से सामने मौजूद इस अजीब से ऑफिस नंबर जगह को देख रहा था। आज इनका टारगेट यही ऑफिस था जहाँ पर लोगों की ज़कात वगैरह जमा की जाती थी। कुछ गड़बड़ लग रही है सरदार, तुम यहीं पर रुको, मैं पता करके आता हूँ। जुमरू घोड़े से उतरते हुए हमेशा की तरह होशियार से आगे बढ़ा था, जबकि वो लोग अपने गोरों के साथ पीछे की तरफ छुप गए थे। जबकि तकरीबन 15 मिनट में जुमरू की वापस हुई। सरदार हमारे आने से पहले यहाँ डकैती हो चुकी है। डकैती नहीं हुई बल्कि 2 कत्ल भी हुए हैं, बहुत बुरी हालत में। बहुत बुरी हालत है। जिन लोगों ने भी डकैती की है वो हमारी तरह ही आए थे, चेहरा छुपाए हुए गोरों पर। सिवाय काले लिबास के वही लोगों की कोई भी लिबास नहीं पहन रखा था। जबकि वहां मौजूद एक आदमी की गवाही दे रहा है कि डकैती कबीले के डाकू ने वहां पर डकैती की है। क्या मतलब इस बकवास का? हम तो अभी आए हैं, हमसे पहले कैसे डकैती होगी? बाला तो अच्छा खासा परेशान हो गया था। ऐसे कैसे मुमकिन है? इन लोगों ने अभी तक कोई डकैती ही नहीं की, तो इन पर इल्जाम कैसे लगाया जा रहा था? ये वाला इल्जाम तो नहीं था, लेकिन फिर भी बाला की ये सारी सूरत हाल बहुत परेशान की थी। पता नहीं सरदार, लेकिन सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मुझे तो लगता है कि हमारे आने से पहले ही कोई हमारे प्लान के बारे में जान गया था। एक बुजुर्ग रखने से देखते हुए कहा, जबकि वो हैरान तो था ही, लेकिन वो अपने कबीले के रखों पर शक नहीं कर सकता था। क्या किसी ने अपने ही कबीले से इनकी साथ गद्दारी की थी? लेकिन इस तरह से बड़ी डकैती में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इनके कबीले से तो कोई बाहर ही नहीं निकला था, कोई डकैती पर गया ही नहीं था। आते हुए वो सारे घोड़ों को देखकर आया था और सारे के सारे घोड़े वहां पर मौजूद थे, यानी कि सब लोग कबीले में मौजूद थे। तो फिर ये डकैती किसने की थी और इल्जाम इन पर कैसे आ गया था? इतनी बड़ी नाकामी के बाद वापस आते हुए बाला खुद भी अजीब तरह की कैफियत का शिकार था। इसे सच में नहीं लग रहा था कि इसे सच में नहीं लगा था कि नाकामी इस तरह से इसके रास्ते में आएगी। वो तो पूरी प्लानिंग के साथ गया था, लेकिन हाल ही हाथ आया था। वो पहली दफा सरदार के बगैर डकैती पर गया था और पहली दफा ही नाकाम होकर लौटा था। कमरे में दाखिल होते हुए इसे ख्याल है कि इसे यूं ही कमरे में नहीं जाना चाहिए। अंदर दुआम थी, इसका यूं जाना मुनासिब नहीं था। इसने दरवाजा बाहर से बजाया तो तकरीबन कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया था। अब आगे वाला भैया, हाँ तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, तो आप मुझे सरदार के पास रुकना है। वो कुछ परेशान सा देखते हुए बोला तो दुआम ने एक नजर पीछे पलट कर देखा और फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। इसे खुद की इसके पास रहने की इजाजत दे गया था, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसने बिना किसी एतराज के फौरन ही ऊपर की तरफ ला ली थी, जबकि बाला खामोशी से ऐसा कैसे हो सकता है सरदार, कैसे हो सकता है? जहां हम चोरी करने वाले थे, जो हमारा हक था, वो कोई और डाकू कैसे जा सकते हैं? और फिर हमारे इलाके में हमारे होते हुए किसी और कबीले के डाकू डकैती नहीं कर सकते। और ऊपर से वहां पर लोग इस बात की गवाही दे रहे थे कि डकैती कबीले की तरफ से चोरी की गई है। हमें बेफजूल में इन सब चीजों में घसीटा जा रहा है। हमने कुछ भी किया ही नहीं। पहले भी हम पर इल्जाम लगा दिया गया था हवेली में हुए कत्ल और इस तरह पहले भी हम पर इल्जाम लगा दिया गया था हवेली में हुए कत्ल और इस ज्यादती का। रौब भी हमले में 2 लोग मारे गए हैं, 2 लोगों का कत्ल किया गया है और दोनों ही बेचारे बेकसूर थे। और इन लोगों का दावा है कि ये डकैती हमने की है, हम इन सब चीजों में शामिल है। सरदार मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, लेकिन ये साजिश हमें भारी पड़ रही है। हम किस तरह के लोग हैं पूरे गाँव जानता है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि हमें सबके सामने कुछ और बनाकर पेश किया जा रहा है। ये दूसरा हमला था हम पर, हमारी जात पर, हमारे किरदारों पर। हमने आज तक किसी बेकसूर को नहीं मारा, लेकिन इस डकैती में 2 बेकसूर मारे गए हैं। बेचारा एक 17 साल का था और एक 23 साल का। घर में होती डकैती को रोकने के लिए थोड़ी बहुत मजामत कर रहे थे जब इनकी डाकू ने इन पर हमला कर दिया
और इनका कत्ल कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा सदा ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बेहद परेशानी से इसके पारा इसे सब कुछ बता रहा था। वो अपना मसला और किसी से शेयर नहीं कर सकता था। ना तो डकैत कबीले के डाकू को ये बता सकता था कि इन सब चीजों की वजह से परेशान है या किसी तरह की टेंशन ले रहा है, वरना वो सारे खौफजदा हो जाते कि सदा के बाद कबीले की परेशानी को संभाल नहीं पा रहा और ना ही इनके पास में कुछ था। वो अपने बलबूते पर कुछ करता। वो सरदार के अलावा अपना मसला किसी के सामने बयान नहीं कर सकता। इसका साथ दुखने लगा था। पहले ही कदम पर इतनी बड़ी नाकामी ने इसे बुरी तरह से परेशान कर दिया था और कुछ हद तक ना उम्मीद भी। इतना तो वो समझ ही चुका था कि सदा के बगैर ना तो वो सरदारी कर सकता था और ना ही कबीले के बागडोर को संभाल सकता है। सरदार को मंदिर से गायब हुए बामुश्किल 10 दिन हुए थे और यहाँ देखिए देखिए कबीले के डाकू ने क्या किया है। आज तक सरदार दिलदार के हाथों मारे गए लोगों में सिर्फ गुनहगार शामिल थे। अब इसके कत्ल की फहरिस्त में बेगुनाह भी शामिल हो रहे हैं। देखिए सर, एक 17 साल का लड़का, एक 23 साल का लड़का घर में होती डकैती को रोकने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे थे। जब डाकू ने इन पर हमला किया और उनका कत्ल कर दिया। वो 2 फाइलें इनके सामने रखते हुए बोला, जबकि रियान बुरी तरह से उलझा हुआ था। ये बात तो सारा पुलिस स्टेशन जानता था कि डाकू के हाथों आज तक कोई बेगुनाह नहीं मारा गया, लेकिन अब वो 2 कत्ल इनके सामने आ चुके थे और सारा शराबी डकैत कबीले की तरफ जा रहा था। इस वक्त वो कबीले पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ के लोग इस वक्त वैसे हुए फिरते थे। अगर ये लोग चेहरा फेर कर भी खड़े हो जाते थे तो दूसरी तरफ से गोलियों की बारिशें होनी थी। ऐसे में इस तरह के कत्ल वारदात ने इन्हें बुरी तरह से परेशान कर दिया था। रियान तो सर पकड़ कर बैठ गया था। इसने सोचा भी नहीं था कि सदा की मंजिल से गायब होने के बाद इस तरह का कुछ भी होगा। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो क्या डकैत कबीले के डाकू बागी हो चुके थे? क्या वो अपनी मनमानी पर उतर आए थे? आधी रात को हुए हमले में न सिर्फ लोग मारे गए थे बल्कि डकैती भी बहुत बड़ी की गई थी। इन लोगों को परवाह नहीं थी कि इनकी आगे कौन आता है, कौन मारा जाता है। इन्हें बस एक चीज की परवाह थी, इन्हें डकैती करनी थी और डकैती कर चुके थे, करके जा चुके थे। रकम भी काफी बड़ी गायब की थी इन लोगों ने। डकैती तक बात ठीक थी। अब अगर कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। अगर डकैत कबीले के डाकू सच में बागी हो गए हैं तो ना तो हम इनके खिलाफ सबूत ढूंढ पाएंगे और ना ही इन पर किसी तरह का हमला कर पाएंगे। अगर तो वो कोई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं कि डाकू सदा की जान को मुश्किल में डाला गया है तो फिर ये वो कत्ल करने का हक नहीं रखते। हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। रियान परेशानी से फाइल खोलते हुए पूरी तरह से इसमें उलझा हुआ था। पानी सर के ऊपर से जा रहा था। सरदार मंजिल से गायब था और वो जिंदा था या मर चुका था कोई नहीं जानता। तो ऐसे में डकैत कबीले का बागी होकर डकैतियां करना, वो फिर लोगों को कत्ल आम करना, ये एक परेशान की मसला था जो इनके लिए संभालना आसान नहीं था। डकैत कबीले के रास्ते में इस वक्त बम लगा दिए गए थे। पुलिस वालों ने 2 दिन पहले इस तरफ का रास्ता लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो रास्ता इंतहाई खतरनाक साबित हुआ था क्योंकि अचानक बम फटने की वजह से एक सिपाही बुरी तरह से जख्मी हुआ था। वो लोग इस तरफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस वक्त कबीला पूरी तरह से बागी था। पुलिस को अपने आसपास तो क्या दूर दराज तक भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था और ऐसे में इस वक्त डकैत कबीले की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई इनकी वर्दी पर सवाल उठा सकती थी। वो अपनी अगली प्लानिंग कर चुका था। आजाद वो किस तरह की गलती नहीं कर सकते थे। इन बच्चों की इलाज के लिए जल्द से जल्द पैसों की जरूरत थी। आज वो किसी भी कीमत पर अपनी डकैती में किसी तरह की नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए इसने अपने साथ ज्यादा लोगों को शामिल भी नहीं किया था, बल्कि इसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो डकैती कहाँ करने वाला है। बस रात का अंधेरा शुरू होते ही इसने जाने का फैसला कर लिया था। आज इसका काम कल से ज्यादा खतरनाक था। कल वो मौके पर पहुंचने से पहले ही नाकाम होकर लौटे थे, लेकिन आज वाला का वापस आने का कोई इरादा नहीं था। आज इसने हर चीज की तैयारी कर रखी थी। इसने सिर्फ इतबा के लोगों को ही अपने साथ शामिल किया था और रात के अंधेरे होते ही वो लोग निकल गए थे। रागा सरदार बाला डाकू डकैती के लिए निकल चुका है और वो जहाँ जा रहा है वहाँ की लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। आपसे पहले आप वहाँ पहुँच जाइए और जो आपने सोचा है वो कर लीजिए। रागा को फोन कान से लगाए दूसरी तरफ मौजूद आदमी की आवाज सुन रहा था। बहुत अच्छे, मैं तो मेरे बाकी काबिल होते जा रहे हो। जब मैं डकैत कबीले का सरदार बन जाऊंगा तो मेरे कबीले में खास अहमियत हासिल होगी। डॉक्टर डाकू सरदार की तरह तुम्हें नाकाम और बेकार नहीं समझा जाएगा। इस तरह मालूमात देते रहो, तुम्हारे लिए एक बहुत फायदेमंद डील है। वो फोन पर करते हुए परसुकून होकर बोला था, जबकि इसने अपने पास खरीशी को देखा था। रागा सरदार क्या सच में अनवर इतनी अहमियत का हामिल होगा? मेरे मतलब है वो आपको इतनी सारी मालूमात देता है, कबीले में होने वाली एक हरकत की खबर आप तक पहुंचा देता है। तो क्या आप सच में इसे आने वाले वक्त में अपने खास आदमी में शामिल करेंगे? इसके इशारे पर शीदे के साथ कुछ और डाकू डकैती के लिए निकल पड़े थे। इनका इरादा बाला से पहले इस जगह पहुंचकर डकैती करने का था। हाँ शीदे, तू तो बच्चा है। तुझे क्या लगता है अगर ये अनवर सरदार जैसा आदमी का ना हो सका तो कभी मेरा होगा नहीं। सरदार को गोली मारने के बाद दूसरी गोली से अनवर को लगेगी जिसने अपने सरदार के साथ गद्दारी की है। बेचारा कहता है कि सरदार डकैती में बनी रकम इसके हवाले नहीं करता, बल्कि सारी रकम सरदार डकैती में बनी रकम इनके हवाले नहीं करता, बल्कि सारी रकम बीमार बच्चों के इलाज पर लगा देता है और इन लोगों को तो सिर्फ चिल्लर हाथ में आता है। शायद ये लोग ये नहीं जानते कि रागा डाकू को तो वो रकम भी नहीं देता जो वादा करता है। वो कहका लगाते हुए बोला तो शिदे ने भी इसके साथ कह के मैं खूब साथ दिया था क्योंकि इनमें से नफ्स रकम सिर्फ इसी को ही मिल रही थी। बाकी तो रागा डाकू किसी को भी नहीं था अपना, अपना भी नहीं। रागा सरदार का तो 2 लोगों को जानी नुकसान हो गया है। आज कोशिश करेंगे किसी का जानी नुकसान ना हो क्योंकि कबीले वाले किसी को जान से नहीं मारते। वो इसके साथ आते हुए कह रहा था जिस पर रागा डाकू का बेडंगा कहकर एक दफा फिर से लगा था। डकैत कबीले के लोग क्या करते हैं क्या नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है शिदे। और वैसे भी हम जो भी कर रहे हैं इनका इल्जाम सीधा डकैत कबीले वालों पर आ रहा है, यानी कि हमें कोई नुकसान नहीं है किसी भी चीज का।
किसी भी चीज़ से, उल्टा हमें फ़ायदा हो रहा है। हम चाहे कुछ भी करें, कोई भी हमें कुछ नहीं कह सकता। और फिर जब तक सरदार को होश में आने के अमकान बनते हैं, तब तक मैं डकैत के बिल को इतना बदनाम कर दूँगा कि लोग इन पर बात नहीं कर सकेंगे कि सरदार ने जितनी भी लोगों की मदद की है, वही इसके खिलाफ खड़े हो जाएँगे। कोई भी ऐसा इंसान ऐसा नहीं होगा जो सरदार के साथ खड़ा होगा। पूरे कबीले को बदनाम करना है सरदार के जागने से पहले। इस कबीले का नाम खराब करना है कि सरदार को वो नाम दोबारा बनाते हुए 10 साल लग जाए। 8 साल इसने इस इलाके के लोगों से रगा डाकू के नाम का डर खत्म किया है। मैं कुछ ही दिनों में इन इलाके के लोगों के दिलों से सरदार दिलदार की मोहब्बत खत्म कर दूंगा। सरदार के नाम के साथ की वहशत लोगों को इससे नफरत करने पर मजबूर कर देगी। वो लोग जो इसके खिलाफ गवाही नहीं देते, वो सब लोग उठकर चीख चीख कर इसके खिलाफ गवाही देंगे। वैसे सुनने में आया है कि लोग गाँव में एक बुरी औरत अपनी पोती के साथ रहती है। इसकी पोती को उठाकर ले आओ आज रात के लिए। इस औरत की जुबान सरदार दिलदार को दवाएं देते नहीं थकती। अब इसी औरत की जुबान सरदार दिलदार को उठते बैठते बद दवाएं देगी। वो गहरी प्लानिंग के साथ बोलता गाँव के हदूद में दाखिल हो चुका था, जहाँ आज वो लोग डकैती करने वाले थे। वो भी बाला डाकू से पहले। बाला डाकू, तुम मुझसे डकैती सीख कर मेरे रास्ते में मेरे मुकाबले में आ गए और तुम्हें लगा कि रागा डाकू तुम्हें आने देगा। मेरे ही सिखाए खेलों पर अमल करके तुम लोग मेरे ही साथ खेलने चले हो। शायद तुम लोग भूल चुके हो कि रागा डाकू के सामने तुम लोग बच्चे हो और बच्चे कभी बाप का मुकाबला नहीं करते। अब तुम लोगों को एहसास होगा कि रागा डाकू के साथ गद्दारी करके तुम लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। तुम लोग तुम दोनों सरदार और बाला मेरे गुलाम थे, रागा डाकू के गुलाम। तुम लोगों ने गुलामी छोड़कर बादशाहत चुन ली और अब तुम लोगों को लगा कि रागा डाकू को तुम्हें बादशाहत और तुम लोगों को लगा कि रागा डाकू तुम्हें बादशाहत करने देगा। डकैत कबीले का बादशाह सिर्फ रागा डाकू है। ये बात अब तुम लोगों को समझ में आएगी और वो दिन दूर नहीं जब एक दफा फिर से तुम लोगों को रागा डाकू के डर से रात को नींद आना बंद हो जाएगी। वो इलाके में दाखिल होते हुए अपनी गहरी सोचों में गर्क था, जबकि घोड़े तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये इनके लिए एक सोची समझी साजिश थी, जबकि बाला के लिए इन बच्चों की जिंदगी की एक छोटी सी उम्मीद थी। तो हमको जैसे ही पता चला कि बाला कबीले में नहीं है, तो वो फौरन नीचे आ गई थी। लेकिन वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सरदार के साथ खड़े अनवर को देखकर परेशान हुई थी। वो इससे ज्यादा बात नहीं करती थी और न ही इसने दुआम को मुखातिब किया था। यहाँ तक कि वो इसके नाम से भी वाकिफ नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इंतहाई बदतमीजी से बोला था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या उठा रखा है आपने? दुआम ने इसके हाथ में मुझे कोई फाइल देखी थी, लगा शायद वो सरदार की। मैं जो भी करूँ लड़की, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। डाकू बाला ने तुम्हें यहाँ नहाने की ताकीद की हुई है। तुम जानती हो कि आज सरदार इस हालत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आज वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें इसके आसपास आने से मना किया है, लेकिन फिर भी तुम बेशर्मों की तरह जब दिल करता है मुंह उठाकर आ जाती हो। वो तो सरदार को होश आए तो मैं तलाक देकर यहाँ से फारिग करेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा डकैत कबीले के लोग तुम्हारे हक में कैसे साबित होंगे। अब तक सरदार के निकाह में हो, इसी वजह से डकैत कबीले के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। और अगर ये सब कुछ तुम लोगों ने सरदार के निकाह में आने से पहले किया होता तो अब तक डकैत कबीले के लोग तुम्हें मौत का मसा चखा चुके होते। आप दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ बता जो सरदार के आसपास भी भटके। आज डाकू वाला मुझे यहाँ सरदार की हिफाजत के लिए छोड़कर गया है और मैं किसी तरह का लिहाज नहीं रखूंगा। वो अभी बोल ही रहा था जब अचानक पीछे से मशीनें बोलने लगी। ये क्या हो गया है? वो परेशानी से पलटकर मशीनों को देखने लगा था, जो बहुत ज्यादा आवाज करने लगी थी। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ है। मशीनें इस कदर क्यों आवाज कर रही है? मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। दुआम घबराहट से फौरन बाहर की तरफ भागी थी, जबकि घबरा तो वो भी गया था क्योंकि बाला डाकू ने इसे हरगिज यहाँ नहीं छोड़ा था और मुमकिन था कि इसी के कोई हाथ लगने की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई हो। वो फौरन से पहले यहाँ से निकलना चाहता था, इससे पहले कि वो किसी बुरी मुसीबत में फंस जाता। इसने एक नजर अपने हाथ में मौजूद फाइल पर डाली से ये फाइल किसी तरह के काम की ना लगी थी। पता नहीं डाकू रगाई से ये फाइल चोरी करने के लिए क्यों कहा रहा था। है जो भी था वो इस फाइल के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। इसलिए तेजी से वहां से निकल गया। दुआम की तो आजकल किसी बात की कोई अहमियत नहीं दिया। अगर वो बता भी देती कि वो यहाँ इस कमरे में था तो कुछ नहीं होना था, लेकिन अगर डकैत कबीले के बाकी लोगों ने इसे यहाँ देख लिया तो इसके ये मसला बन सकता था। और फिलहाल वो अपने लिए कोई मसला नहीं बनाना चाहते। इसे रागा डाकू की नजरों में आना था, क्योंकि वो जानता था कि सरदार को एक दफा गोली लग सकती है, वो मौत के इतने करीब जा सकता है, तो दूसरी दफा भी इसके लिए ये मुमकिन था। बेशक सरदार ने हमेशा इन्हें हाथ से अहमियत दी थी कबीले में, लेकिन इसकी अहमियत का क्या? करोड़ों का पैसा तो वो बच्चियों पर लुटा देता था। इसे अहमियत नहीं पैसा चाहिए था, जो सरदार दिलदार के कबीले से मिलना मुमकिन नहीं था। पता नहीं सब डाकू कहाँ गए थे। इसे बड़ी मुश्किल से एक बुजुर्ग डाकू से मिले थे, जहाँ ये बताते ही कि सरदार की तबीयत खराब है। फौरन उठकर कमरे की तरफ भागे थे। इसने ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बस यही बताया था कि मशीनें अजीब तरह की आवाजें कर रही है। ये सुनते ही वो भागते हुए आए थे, जबकि साथ ही साथ उन्होंने शर्म चाहते हुए डॉक्टर को भी बुला लिया था। डॉक्टर भी तेजी से अलर्ट होते हुए अंदर दाखिल हुए थे। इन्हें कोई बात बेतहाशा बुरी लगी, जिसकी वजह से इनकी सांसें तेज हो गई थी। शायद वो किसी बात को लेकर गुस्सा हुए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वो अब हर चीज को महसूस करते हैं, अपने आगे पीछे होती हर सरगर्मी को समझते हैं। इनके सामने इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है आप लोगों ने। जिस तरह उन्होंने मुट्ठियां बेच रखी हैं, चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है। मतलब ये है कि किसी चीज ने इन्हें बेतहाशा गुस्सा चढ़ाया है। इसके माथे से पसीना बह रहा है, यहाँ तक इनका जिस्म गुस्से की शिद्दत से ठंडा पड़ रहा है। आपने इनके सामने कोई ऐसी बात की है जो इनके लिए बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुने, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप भी कह रहा हूँ कि इतनी टेंशन और परेशानी से दूर रखें। इन्हें एक नॉर्मल माहौल देने की कोशिश कीजिए।
आपने यकीनन इनके सामने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से इनकी हालत खराब हो गई है? डॉक्टर इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि इसने सर नफी में हिलाया था। मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं की थी। मैं अंदर आई तो यहाँ पर वो भैया खड़े थे, वो कुछ कह रहे थे कि अचानक से मशीनों की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैं तो फौरन भागकर बाहर आई थी ताकि किसी को बता सकूं। दुआ में अपनी सफाई पेश करने लगी, जबकि डॉक्टर अपने कामों में मसरूफ थे। फिर एक गहरी सांस लेते हुए इसे देखा। बेहतर है कि आप लोग इनके पास रहे, इन्हें अकेला मत छोड़िए। हो सकता है ये तन्हाई का शिकार होकर इस तरह का रद्दमल दे चुके हों। वैसे कोमा के मरीजों में ये बात बहुत नॉर्मल है। मेरे ख्याल में हो सकता है कि खुद को इस तरह कमरे में तन्हा महसूस करके इन्हें गुस्सा आ गया है। आप इनके पास रुकें। डॉक्टर तफसील से बताते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि इसके साथ आए डाकू भी बाहर ही चले गए थे। डॉन ने एक लम्हे दरवाजे की तरफ देखा, फिर खामोशी से इसके करीब आकर बैठी इसका हाथ थाम चुकी थी। इन भैया ने मेरे बारे में गलत बात की, इस बात पर आपको गुस्सा आया ना डाकू जी? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो समझे ना, वो लोग आपसे प्यार करते हैं। आप इतनी बुरी हालत में हो, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं आपकी इस हालत के पीछे जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, आपकी बात मानने के बजाय अपनी मनमानी करती रहती हूँ। आप मेरी हर बात मानते, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि मैं इस तरह की हरकतें करूँ। मैंने बहुत गलत किया डाकू जी, बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास है, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। आप ठीक हो जाए। आपने देखा ना वो भैया मुझसे किस तरह से बात कर रहे थे। सब लोग मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। बाला भैया ने भी कल सिर्फ आपके सामने ही अच्छे से बात की है, वरना वो भी हर वक्त गुस्सा होते रहते हैं मुझ पर। जुबरू भैया तो मुझसे बात ही नहीं करते। आप थे तो सब मेरे थे, आप नहीं है तो मेरा कोई भी नहीं है डाकू जी, सिर्फ आप ही मेरे हैं। आप वापस आ जाए। आपकी सजन सही अकेली हो गई है, कोई नहीं है मेरा दर्द समझने वाला। आप वापस आ जाए, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। अगर अब भी आप ठीक ना हुए ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा डाकू जी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस इसके सीने पर सर कर आंसू बहाने लगी थी, और फिर कितनी ही देर ये सिलसिला चलता रहा। ना तो इसके आंसू रुके थे और ना ही इसने इसके सीने से सर उठाया था। जबकि दूसरी तरफ सरदार न जाने सबकी कौन सी इंतहा पर तक इसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। सरदार निकलो यहाँ से, हमारे आने से पहले डकैती हो चुकी है। झुमरून के आगे आगे आया था, वो कोई 10 मिनट के फासले पर थे जब झुमरून ने वापस आते हुए नजर आया। क्या ऐसे कैसे मुमकिन है? ऐसे कैसे हो सकता है? आज की डकैती के बारे में तो हमने किसी को बताया भी नहीं था, तो ऐसे कैसे मुमकिन है? वो परेशानी से पूछने लगा। अब इसे अपने साथ आए डाकू पर शक हो रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि जहाँ पर वो डकैती करने वाले थे वहाँ इनसे पहले ही कोई अपना काम कर चुका था? सरदार मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना पता है कि हमें जल्द से जल्द महफूज जगह पर पहुंचना होगा। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वो कहते हुए अपने घोड़े पर सवार हुआ। जब बाला का फोन बजने लगा, इसने अपने मोबाइल पर जगमाते डॉक्टर तलहा का नंबर देखा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, कहिए। वो घोड़े को एक तरफ रोकते हुए बात करने लगा था। वालेकुम सलाम जी सरदार साहब, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? 6 माह की जो बच्ची है इसका इलाज जल्द से जल्द करना है। हमें इंजेक्शन के लिए पैसों की जरूरत है, अगर मुमकिन हो सके तो थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे लिए मसला बन रहा है। बच्ची की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। जी जी हम कोशिश करें, मैं कोशिश करता हूँ आपको 1-2 दिन तक पैसे भिजवा दूंगा। परेशानी से बोला था। 1-2 दिन का टाइम नहीं है, बच्ची का इलाज ज्यादा जरूरी है। फिलहाल एक बच्ची के लिए कर दीजिए ये जो आपके लिए मुमकिन हो सके, बाकी कुछ हद तक हम भी कोशिश करते हैं कि हो जाए। मैं समझता हूँ कि आपकी सरदारी इस वक्त ऐसी हालत में नहीं कि हमारी मजबूरी है, लेकिन हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हम बार बार आपको तंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा मासूम हुआ हैं। लेकिन आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। सरदार हो या ना हो, सरदार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए हम सब हाजिर हैं। आप फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द रकम का इंतजाम करता हूँ। वो परेशानी से पूरा कर अपने करीब खड़े जुमलों को देखने लगा। क्या करने का इरादा रखते हो? बाला किधर से इतनी बड़ी रकम जमा करके दोगे? वो परेशानी से पूछने लगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इस चीज का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। अम्मा का जेवर पड़ा है मेरे पास, सोच रहा हूँ इसकी को बेच देता हूँ। इसके अलावा फिलहाल मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बाला? जेवर का को तो कर कोड़ियों के दाम बिक रहा है, और जेवर आजकल कोड़ियों के दाम बिक रहा है, और वो तुम्हारी अम्मा की आखिरी मानत है। हम मानते रखने का क्या फायदा अगर वो किसी की जिंदगी बचाने के काम ना आ सके? इस वक्त इस बच्ची की जिंदगी बचाना ज्यादा लाजमी है। वो कहते हुए आगे बढ़ गया, जबकि एक और नाकामी ने सच में कुछ सोचने समझने के काबिल ना छोड़ा था। वो खुद इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक होने से पहले ही खत्म हो गया है। इसने जिंदगी में इससे पहले खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। ये हकीकत की सरदार के बगैर वो कुछ भी नहीं था। तो गाइस ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहे, आबाद रहे, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।